अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज के नावल हाफिज के दूसरे हिस्से के साथ, जो कि भरपूर तंज़ो मज़ा, सस्पेंस और फाइटिंग से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैगर ने कैप्टन शकील पर गोली चला दी थी। कैप्टन शकील की नजर जैगर के रिवॉल्वर की उंगली पर जमी हुई थी। जैसे ही जैगर ने ट्रिगर दबाया, कैप्टन शकील ने फौरन अपनी जगह छोड़ दी। जैगर की चलाई हुई गोली उसके पहलू के पास से गुजरती चली गई। जैगर ने जब अपना निशाना कता होते देखा तो उसने रिवॉल्वर का रुख कैप्टन शकील की जानिब किया, लेकिन इससे पहले कि वो कैप्टन शकील पर दूसरा फायर करता, कैप्टन शकील ने एक लंबी छलांग लगाई और उड़ता हुआ जैगर से आ टकराया। जैगर के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो उछलकर पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। कैप्टन शकील को इस तरह अपने पास जैगर पर हमला करते देखकर जैगर के साथी तेजी से कैप्टन शकील की तरफ झपटे, लेकिन उसी लम्हे कैप्टन शकील ने उल्टी कलाबाजी खाई और इसके दोनों टांगे खुलकर एक साथ इन दोनों के सीनों पर पड़ी और वो दोनों भी चीखते हुए पीछे सोफे से टकराए और सोफे समेत उलटकर गिरते चले गए। फर्श पर गिरने की वजह से जैगर के हाथ से रिवॉल्वर निकल गया था। उसने हाथ को दाएं तरफ गिरे हुए रिवॉल्वर की तरफ देखा, फिर वह तेजी से घिसकता हुआ अपने रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा। इस रिवॉल्वर की तरफ बढ़ते देखकर कैप्टन शकील ने आगे बढ़कर घिसकते हुए जैगर के एक टांग पकड़ी और जोरदार झटका देकर उसे पीछे घसीट लिया। चूंकि कैप्टन शकील को जैगर को झटके से पीछे किया था, इससे जैगर का जिस्म फर्श से ऊपर उठ गया था। जैसे ही जैगर का जिस्म फर्श से ऊपर उठा, कैप्टन शकील अपने एक पैर की एड़ी पर घूम गया। उसके घूमते ही जैगर भी उसके साथ किसी पंखे की तरह घूम गया। कैप्टन शकील ने उसे तेजी से घुमाते हुए अचानक उसकी टांग छोड़ दी। जैगर उसके हाथ से किसी तोप से निकले हुए गोले की तरह निकला और सोफे के पीछे से उठते हुए अपने दोनों साथियों से जा टकराया। तीनों के मुंह से जोरदार चीखें निकली और वो एक साथ नीचे गिरते चले गए। इससे पहले कि वो उठते, कैप्टन शकील तेजी से आगे बढ़ा और उसने जैगर का गिरा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया। जैगर और उसके साथी उठते ही थे कि एक सी लम्हे के बाद दीगरे दो फायर हुए और जैगर के दोनों साथी चीखते हुए एक बार फिर गिरते चले गए। कैप्टन शकील ने जैगर को छोड़कर इन दोनों को गोलियां मार दी थी। वो फर्श पर गिरकर चंद लम्हे तड़पे और फिर साकित होते चले गए। अपने दोनों साथियों को हलाक होता देखकर जैगर एक लम्हे के लिए से साकित होकर रह गया था। ये क्या किया तुमने? मेरे दोनों साथियों को हलाक कर दिया है, जैगर ने बुरी तरह से थरथराते हुए लहजे में कहा। हाँ, तुम्हारे दोनों साथी बेकार थे और मैं बेकार लोगों को पसंद नहीं करता, कैप्टन शकील ने स्पॉट लहजे में कहा। बेकार? ये बेकार नहीं है, ये दोनों मेरे काम के आदमी थे, जैगर ने कड़ा कर कहा। होंगे, मगर मुझे ये बेकार नजर आए थे, इससे मैंने उन्हें हलाक कर दिया। अब तुम बताओ, मैं तुम्हारे सर में गोली मारूं या तुम्हारे ठीक दिल में, ताकि तुम भी इनके साथ लेटे नजर आओ? कैप्टन शकील ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। अभी तक दुनिया में ऐसे कोई गोली नहीं बनी है जो जैगर दी ग्रेट को मौत के घाट उतार सके। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मेरा रिवॉल्वर मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारा बुरा हश्र कर दूंगा, जैगर ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, जैसे वो कैप्टन शकील के हाथ में रिवॉल्वर देकर जरा भी हरासा ना हुआ हो। इस रिवॉल्वर में 8 गोलियां होती हैं, एक तुमने जाया कर दी है और 2 मैंने तुम्हारे आदमियों के जिस्मों में उतार दी हैं। अब इस रिवॉल्वर में बाकी 5 गोलियां रह गई हैं। क्यों ना मैं ये 5 गोलियां तुम पर आजमा कर देखूं। अगर तुम्हारे नाम की दुनिया में कोई गोली नहीं बनी है तो फिर तुम्हें इस रिवॉल्वर में मौजूद गोलियों से क्या खतरा हो सकता है, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने जैगर के बालों के पास फायर कर दिया। जैगर यकलक उछलकर पीछे हट गया। ये तुम क्या कर रहे हो? नॉनसेंस, जैगर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। तुम्हें हलाक करने के लिए फायर कर रहा हूँ। एक गोली से तुम तो बच गए हो, बाकी इस गोली पर तुम्हारी मौत नहीं लिखी हुई थी। मैं एक और कोशिश करता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा और साथ ही उसने एक और फायर कर दिया और इस बार गोली जैगर के ठीक दाएं कान के करीब से गुजरती चली गई और जैगर उछलकर कई कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर हैरत के साथ यकलक खौफ के तासुरात नमूदार हो गए थे। तुम पागल हो गया क्या? जैगर ने उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। पागल हो तो गोली अब तक तुम्हारे सर में उतर गई होती, कैप्टन शकील ने कहा और इस पर एक और गोली चला दी और इस बार जैगर के पहलू के पास से निकली थी और जैगर अपनी जगह साकित हो गया था। तुम हो कौन? जैगर ने उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। एक आम इंसान, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, तुम आम इंसान नहीं हो सकते। मैं देख रहा हूँ तुम जानबूझकर मेरे इर्द गिर्द फायर कर रहे हो। हालांकि तुमने जिस अंदाज में मेरे 2 साथियों को हलाक किया है, इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम बेहतरीन निशानाबाज और बेहतरीन निशाना लेने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता, जैगर ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में अगर मैं आम इंसान नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? कैप्टन शकील ने कहा। मैं नहीं जानता, जैगर ने सर झटक कर कहा। अब बताओ, ये बूढ़ा कौन है जिसे हलाक करने के लिए तुम इसका पीछा कर रहे थे? कैप्टन शकील ने कहा। इसके बारे में तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था, ये चोर है, जैगर ने ढटाई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, कैप्टन शकील ने गड़ा कर कहा और इस पर एक और गोली दाग दी। इस बार गोली जैगर ने ठीक सर के करीब से गुजरती पीछे दीवार में जा घुसी और जैगर बड़े बौखलाए हुए अंदाज में अपने सर पर हाथ मारने लगा। रिवॉल्वर में अब आखिरी गोली बाकी है और अब मैं ये गोली ठीक तुम्हारे सर में सुराख बनाने के लिए चलाऊंगा, कैप्टन शकील ने गड़ा कर कहा।
तुम जैगर ने खौफ बड़े लहजे में कहा। बोलो वरना, कैप्टन शकील ने इस बार गरज कर कहा। तो उसकी गरज सुनकर जैगर बुरी तरह से लरज उठा। मैं उन्हें नहीं जानता, जैगर ने लरजते हुए लहजे में कहा। अगर तुम उसे नहीं जानते तो फिर तुम उसका पीछा क्यों कर रहे थे, और तुमने उसे नीडल थ्रोगन से जहरीली नीडल क्यों मारी थी, कैप्टन शकील ने कहा। ओह, क्या वो नीडल उसे लगी थी, जैगर ने कहा। उसकी हालत देखकर तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि जहरीली सुई उसे लगी थी या नहीं, कैप्टन शकील ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह हाँ, वाकई उसका सब्ज रंग हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरा निशाना सही था, नीडल उसे लग चुकी थी, जैगर ने बूढ़े की लाश की तरफ देखते हुए कहा। ये तुम्हारी वजह से हलाक हुआ है, और तुमने इसे क्यों हलाक किया है, और इसकी वजह तुम बताओगे मुझे, कैप्टन शकील ने कहा। इसे हलाक करने के लिए मुझे हायर किया गया था, जैगर ने कहा। किसने हायर किया था तुम्हें, कैप्टन शकील ने पूछा। मैं उसे नहीं जानता, मुझे एक फोन कॉल आई थी और मुझे एक एड्रेस पर जाने के लिए कहा गया था जहाँ ये बूढ़ा मौजूद था। फोन करने वाले ने कहा था कि इस बूढ़े के पास एक लिफाफा है, अगर इसे मैं हलाक करके इसे लिफाफा हासिल करके उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचा दूं तो वो मुझे मेरा मुंह मांगा मुआवजा देगा, जैगर ने कहा। हूँ, क्या तुम महज एक फोन कॉल पर किसी की हलाकत का टास्क लेते हो, कैप्टन शकील ने गुस्सैले लहजे में कहा। नहीं, मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था और मैंने उससे कहा था कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करता हूँ, लेकिन उसने मेरे सेलफोन पर मुझे एक MMS किया था जिसमें एक वीडियो क्लिप था। इस क्लिप में मैं एक आदमी को हलाक करता दिखाई दिया था। न जाने वो कौन था जिसने मुझे इस आदमी का हलाक करते हुए देख लिया था और इसने वीडियो क्लिप भी बना लिया था। वीडियो क्लिप देखकर मैं समझ गया था कि वो आदमी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, और फिर वही कुछ हुआ। कुछ देर बाद इस आदमी का फिर फोन आया और इसने कहा कि अगर मैंने इसका काम ना किया तो वो ये वीडियो क्लिप को पुलिस के हवाले कर देगा। अगर ये वीडियो क्लिप पुलिस वालों को मिल गया तो फिर मुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। उसने कहा था कि इस वीडियो क्लिप को भी डिलीट कर देगा और मुझे वादे के मुताबिक मुआवजा भी देगा। चूंकि मैं फंस चुका था इसलिए मेरे पास इसका काम करने के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने अपने चंद आदमियों को साथ दिया और इस बूढ़े को हलाक करने और इसके पास मौजूद लिफाफा लेने के लिए फोन करने वाले शख्स के बताए पते पर पहुंच गया। लेकिन बूढ़ा बेहद चालाक था, वो हमारे आते ही निकल गया। हमने उसका पीछा किया, एक मुकाम पर रश था, मैं और मेरे साथी से वहां गोली मारकर हलाक नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने उस पर जहरीली नीडल थ्रो कर दी थी, लेकिन बूढ़ा निकल गया। मुझे कंफर्म नहीं हो सका था कि बूढ़े को जहरीली नीडल लगी भी है या नहीं। मैं उसे तलाश करते रहे और फिर उसके बारे में मालूमात हासिल करते हुए हम यहाँ पहुंच गए, जैगर ने तफसील बताते हुए कहा, जिससे वो कैप्टन शकील का सख्त लहजा और इसका निशानेबाजी देखकर वाकई सहम गया था। हूँ, बूढ़ा रहता कहाँ था, कैप्टन शकील ने पूछा। होटल फ्लोरिस के रूम नंबर 7 में रहता था, जैगर ने जवाब दिया। क्या इस शख्स ने तुमसे दोबारा राब्ता किया है जिसने उस बूढ़े का हलाक करने के लिए तुम्हें टास्क दिया था, कैप्टन शकील ने पूछा। नहीं, अभी तक इसका फोन नहीं आया है। मैंने इसे कहा था कि मैं अपना काम मुकम्मल करके उसे खुद इन्फॉर्म कर दूंगा, हो सकता है कि वो मेरी ही कॉल का मुंतजिर हो, जैगर ने कहा। उसका फोन नंबर बताओ, कैप्टन शकील ने जेब से अपना सेल फोन निकालते हुए कहा। लेकिन, जैगर ने परेशानी के आलम में कहा, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वही करो जो कह रहा हूँ, वरना तुम भी अपने साथियों की तरह यहाँ बेजान पड़े रहोगे, कैप्टन शकील ने खड़ा कर कहा। तो जैगर ने एक तवील सांस लेकर जेब में हाथ डाल दिया। कैप्टन शकील की नजर उसके हाथ पर जमी हुई थी। उसके पास चूंकि नीडल थ्रोगन थी, इससे कैप्टन शकील अलर्ट था कि कहीं जैगर जेब से सेल फोन की बजाय नीडल थ्रोगन निकालकर उस पर जहरीली सुई ही ना फेंक दे। लेकिन न जाने क्या बात थी कि जैगर खासा परेशान और डरा हुआ लग रहा था। उसने जेब से नीडल थ्रोगन की बजाय सेल फोन ही निकाला था। उसके हाथ में सेल फोन थे कि कैप्टन शकील ने इत्मीनान का सांस लिया और उसकी अंगुली ट्रैगर से हट गई। देख लो, मेरे हाथ में सेल फोन है, कोई असला नहीं, जैगर ने सेल फोन का रुख कैप्टन शकील की तरफ करते हुए कहा। उस में कैप्टन शकील ने सेल फोन के ऊपर वाले हिस्से में चार्जर जहाँ पर लगाई जाती है, इससे एक हल्की सी चमक निकलते देखी। इससे पहले कि कैप्टन शकील कुछ करता, उस लम्हे से अपनी गर्दन में तेज चुभन का एहसास हुआ। उसका हाथ बेइख्तियार अपनी गर्दन पर गया और दूसरे लम्हे उसने गुस्से से जबड़े भेज दिए। इसकी गर्दन में एक बारीक सुई घुसी हुई थी। कैप्टन शकील ने चुटकी इसमें पकड़कर गर्दन से सुई निकाल दी थी। हाँ, मैंने तुम पर मियाँ की जहर से भरी हुई सुई फेंकी है, अब तुम्हारा भी इस बूढ़े जैसा ही अचर होगा, तुम भी इसकी तरह ग्रीन डेथ का शिकार हो जाओगे। इस जहर का दुनिया में कोई तरियाक नहीं है, तुम्हें इस जहर से कोई भी नहीं बचा सकेगा, अब तुम्हारी मौत तय है, जैगर ने अचानक जोर जोर से और फातिहाना अंदाज में कहके लगाते हुए कहा। तुमने मुझसे फरेब से काम लिया है जैगर, और मैं फरेब करने वालों को माफ नहीं करता, कैप्टन शकील ने गड़ा कर कहा। साथ ही कैप्टन शकील ने ट्रैगर दबा दिया। इस बार उसके रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली ठीक जैगर की पेशानी पर पड़ी थी। जैगर को एक झटका लगा और वो लड़खड़ाया और फिर अचानक उसके सर में होने वाले सुराख से खून का फवारा फूट पड़ा और उसकी आंखें एक लम्हे के लिए फैली और फिर वो पीछे की तरफ उलट कर गिर गया था। कैप्टन शकील ने चुटकी में पकड़ी हुई जहरीली सुई देखी और होंठ भेजते हुए एक तरफ उछल गया। जैगर ने वाकई बड़ी चालाकी से काम लिया था और सेल फोन में छुपी
छिपी हुई नीडल थ्रोगन से इसे निशाना बनाया था, जो कि इसकी सुई पे मियांगी जहर लगा हुआ था, जिसे कैप्टन शकील बूढ़े याजूज की हौलनाक हलाकत देख चुका था। इससे वो जैगर को जिंदा रखने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि याजूज ने उसे एक लिफाफा दिया था, वो बदूस उसकी जेब में था। अगर वो जैगर को जिंदा छोड़ देता तो वो इसके हलाक होते ही इसके जेब से लिफाफा निकाल कर ले जा सकता था, जिससे मुसलमानों के खिलाफ किसी भयानक साजिश का राज छिपा हुआ था। वैसे भी कैप्टन शकील को जैगर से बातें करके अंदाजा हो गया था कि बूढ़े याजूज के बारे में कुछ नहीं जानता। इसे याजूज से लिफाफा लेने और उसे हलाक करने के लिए किसी ने हायर किया था। इसे जैगर इससे किसी काम नहीं था। कैप्टन शकील ने बूढ़े याजूज का अंजाम देख लिया था और इसे ये भी मालूम था कि मियांगी जहर का असर जल्दी नहीं होता है, लेकिन जब भी होता है जानलेवा ही होता है। कैप्टन शकील हलाक होने से पहले याजूज के दिए हुए हाफ फेस का नेगेटिव पूरी तौर पर एक्स्ट्रो तक पहुंचाना चाहता था। कैप्टन शकील तेजी से अपने कमरे की तरफ लपका और तेज चलता हुआ सामने तपाई पर पड़े हुए स्पेशल फोन की जानिब बढ़ता चला गया और एक्स्ट्रा को कॉल करने में मसरूफ हो गया। अभी उसने चंद लम्हे नंबर ही प्रेस किए थे कि अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध सी आ गई और उसका शरीर जोर से चकराया था कि वो बेइख्तियार सर पकड़कर तपाई के पास बैठकर चला गया था। ये क्या, मुझ पर मियांगी जहर इतनी जल्दी क्यों असर करने लगा है? कैप्टन शकील ने बुखरावे लहजे में कहा। उसने जोर से सर झटक कर आंखों के सामने वाली धुंध खत्म की और फिर जल्दी जल्दी नंबर प्रेस कर दिया। एक्स्ट्रा रब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक्स्ट्रा की मखसूस आवाज सुनाई दी। कैप्टन शकील बोल रहा हूँ चीफ, कैप्टन शकील ने कहा। उसके ज़बान में जकलक लकना सी आ गई थी और उसे अपना सारा जिस्म तेजी से सुन होता हुआ महसूस हो रहा था। तुम्हारी आवाज क्यों लड़खड़ा रही है कैप्टन शकील, क्या हुआ है तुम्हें? दूसरी तरफ से एक्स्ट्रा की तेज भरी आवाज सुनाई दी थी। मैं कैप्टन शकील ने उसी अंदाज में कहा। इसके दिमाग में जगला शदीद आंधियां से चलना शुरू हो गई थी और साथ ही उसे अपने कानों में तेज सीटियां बजने की आवाज सुनाई देने लगी थी। कैप्टन शकील क्या हुआ है तुम्हें, जल्दी बोलो। दूसरी तरफ से एक्स्ट्रा का तेज लहजा आया। चीफ, मेरे पास हाफ फेस का एक राज है, मेरी जिंदगी खतरे में है, आप मुझसे हाफ फेस का राज हासिल कर लें। और कैप्टन शकील ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि वो पूरी बात कर पाता उसी लम्हे उसका सर एक बार फिर चकराया और इस बार उसके दिमाग में अंधेरा भरता चला गया था। उसका सर जोर से तपाई के किनारे से लगा और उसके मुंह से बेइख्तियार हल्की सी चीख निकल गई। दूसरे लम्हे वो उलटकर फर्श पर गिरता चला गया। दूसरी तरफ से एक्स्ट्रा चीखते हुए आवाजें दे रहा था, लेकिन कैप्टन शकील साकित हो गया था, शायद हमेशा हमेशा के लिए। फोन की घंटी बजी तो मेज के पीछे बैठा हुआ एक उधेड़ उम्र गैर मुल्की जो एक फाइल पर देखने में मसरूफ था चुंक पड़ा। उस गैर मुल्की के कनपट्टियों के बाल सफेद थे और उसका चेहरा इंतहाई सुर्ख और सफेद था, जिससे उसकी शख्सियत बेहद जाजिब दिखाई नजर आ रही थी। गैर मुल्की ने न्यूजी कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, जो उसकी जाज़बियत का चार चांद लगा रहा था। गैर मुल्की की फराक पेशानी और उसकी चमकदार आंखें उसकी जहानत की गमाज थी और वह इंतहाई बुर्दबार और बावकार शख्सियत का हामिल दिखाई दे रहा था। यस कर्नल ब्राउन स्पीकिंग, उधेड़ उमर गैर मुल्की ने ग्राहक बड़े लहजे में कहा। उसके लहजे में ऐसी ग्राहट थी जैसे कोई इंतहाई खुरख्वार दरिंदा करा रहा हो। रेड कोबरा स्पीकिंग, दूसरी तरफ से इससे भी ज्यादा खौफनाक और ग्राहट भरी आवाज सुनी तो गैर मुल्की फौरन सीधा हो गया। ओह यस ग्राउंड मास्टर हुक्म, इस बार कर्नल ब्राउन ने इंतहाई मौदबाना और नरम लहजे में कहा। वो रेड कोबरा को ग्राउंड मास्टर कहता था, कोई रिपोर्ट? रेड कोबरा ने पूछा। यस ग्रैंड मास्टर, पाकशा और काफिस्तान से आपके लिए एक अहम खबर है। मैंने उसकी रिपोर्ट मुरतब कर ली है और इसकी क्रैक्टिंग करके जल्दी आपको भेजने वाला हूँ, कर्नल ब्राउन ने उसी अंदाज में कहा। क्या है इस रिपोर्ट में? रेड कोबरा ने उसी अंदाज में पूछा। हाफिज का राज इमरान और कर्नल फरीद तक पहुंच चुका है ग्रांड मास्टर, कर्नल ब्राउन ने कहा। ओह ये तो बुरा हुआ है, कैसे पता चला है कि राज उन दोनों बुरी कुव्वतों तक पहुंच चुका है? रेड कोबरा ने कहा। याजूज और माजूज जिनके पास हाफिज का नेगेटिव थे, इनमें से याजूज पाकशा और माजूज काफिस्तान पहुंच गया था और इन दोनों के तौसीर से नेगेटिव इमरान और कर्नल फरीद तक पहुंच चुके थे। हमारे आदमी ने याजूज और माजूज को हलाक तो कर दिया है, लेकिन वो इनसे नेगेटिव हासिल करने में नाकाम हो गए थे, कर्नल ब्राउन ने कहा। तो क्या इमरान और कर्नल फरीदी ने नेगेटिव के पॉजिटिव बना लिए हैं? रेड कोबरा ने पूछा। इन नेगेटिव्स को पॉजिटिव बनाना इनके लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद बेहद ज़हीन है। इससे कोई बईद नहीं है कि वो नेगेटिव को डेवलप कर लेंगे और इसके पॉजिटिव हासिल कर लेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो उनके सामने रेड कोबरा और हाफ फेस का सारा राज खुल जाएगा और फिर वो मुतद्दिद होकर रेड कोबरा के खिलाफ उठ खड़े हो जाएंगे। कर्नल ब्राउन ने कहा। जिस काम से हम बचने की कोशिश कर रहे थे वही हो गया है। अब इमरान और कर्नल फरीदी जैसे खतरनाक इंसानों से कोई बईद नहीं है कि वो रेड कोबरा के खिलाफ कब खड़े उठेंगे और हाफ फेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देंगे और हमारे काज को नुकसान पहुंचा देंगे, रेड कोबरा ने कहा। यस ग्रांड मास्टर, मैं भी इसके लिए फिक्रमंद हूँ। हाफिज का राज उनके हाथ आना नेक शगुनी नहीं है और किसी भी सूरत को में रेड कोबरा का राज पूरा नहीं होने देंगे और हाफिज की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हुए उन्हें उखाड़ना शुरू कर देंगे, जिससे हाफिज की बका खतरे में पड़ जाएगी और रेड कोबरा हाफिज का मांस कभी नहीं पूरा कर सकेगा, इस कर्नल ब्राउन ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता कर्नल ब्राउन, रेड कोबरा हाफ फेस का टास्क हर सूरत में पूरा करके रहेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े।
वक्त दूर नहीं है जब हम पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही वक्त में और एक ही वक्त साथ कत्ल आम करना शुरू कर देंगे। हमने इस दुनिया से एक एक मुस्लिम को हलाक करने की कसम खाई है, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो या कोई बच्चा। हमने सबको हलाक करना है, इसमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना। चलो दुनिया में मुस्लिम कौम रहेगी, इस वक्त तक यहूदी कौम कभी नहीं पहुंच सकेगी। इस दुनिया पर एक हुक्मरानी का हक है कि सिर्फ यहूदी कौम को है, और ऐसा होकर रहेगा हर सूरत में, हर हाल में। रेड कोबरा ने कराहट भरे लहजे में कहा, यस ग्रैंड मास्टर, ऐसा जरूर होगा। उसके लिए तो हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और अब तक वो वक्त दूर नहीं है जब हमारी मेहनत का सिला मिलने वाला है। मुसलसल कलर्स मशीन मुकम्मल हो चुके हैं और इस मशीन का मैंने दुनिया के तमाम सैटेलाइट से लिंक कर दिया है। खला में जितने भी सैटेलाइट मौजूद हैं, चाहे वो मौसम का हाल बताने वाले सैटेलाइट हो, मवासलाती निजाम के लिए काम करने वाले सैटेलाइट हो या जासूसी करने वाले खुफिया सैटेलाइट हो, मैंने उनसे लिंक कर लिया है। अब हम मशीन के जरिए इन सैटेलाइट को एक्स रे से लिंक करने वाले हैं ताकि पूरी दुनिया में एक साथ और हर जगह एक्स रेस फैलाई जा सके। एक्स रेस पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी की तरह हर जगह फैल जाएगी, बल्कि हर ये रेस इन जगहों पर भी पहुंच जाएगी जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। एक्स रेस जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे रहने वाले दुनिया के तमाम इंसानों को अपने हिसार में ले लेगी और दुनिया के इंसानों में जो भी मुसलमान हो उसका माइंड चेक करते हुए मशीन अपनी मेमोरी में उसका रिकॉर्ड रख लेगी। एक्स रेस से जमीन पर रहने वाले और जमीन के तय खानों में भी रहने वाले इंसान नहीं बच सकेंगे, जहाँ तक कि पहाड़ी गारों और घने जंगलों में भी जो इंसान होंगे, एक्स रेस इन तक भी आसानी से पहुंच जाएगी और इनके माइंड को क्लिक करती चली जाएगी। जिन इंसानों के माइंडर्स में मुस्लिम होने का हल्का सा भी तासुर मौजूद हुआ, अहम मशीन फौरी तौर पर इसे मार करके अपनी मेमोरी में फीड कर लेगी। इस तरह पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों का डाटा हमारी सुप्रीम एम मशीन में फीड हो जाएगा। इसके बाद हम सैटेलाइट के कंट्रोल करके दुनिया के हर हिस्से में हॉट रेस फायर कर देंगे और हॉट रेस से सिर्फ वही इंसान मुतासिर होंगे जिसके माइंड एम मशीन में फीड होंगे। ब्लास्ट रेस के जिद में आकर वो तमाम मुसलमान जलकर फौरन हलाक हो जाएंगे। एक्स रेस की तरह हॉट रेस भी जमीन के हर हिस्से में पहुंचने की सलाहियत रखती है। इस वक्त को भी मुसलमान अगर गहरे पानियों में या जमीन की गहराइयों में भी क्यों ना हो, वो भी एक्स रेस और हॉट रेस से नहीं बच सकेगा। कर्नल ब्राउन ने मुसलसल बोलते हुए कहा, एक्स रेस ऑन करने और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एम मशीन में मार्क करने में हमें वक्त लग जाएगा। कर्नल ब्राउन और इसके बाद सैटेलाइट से बलादस्तर का लिंक करने और दुनिया में ब्लास्टर रेस फैलाने का अमल भी खासा सुस्त होगा। इसमें भी हमें काफी वक्त लग जाएगा और इस वक्त का इमरान और कर्नल फ्रीद जैसे इंसान भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगर वो हमारी राह पर चल पड़े तो फिर हम अपने काम पर और इन पर तवज्जो देने में मजबूर हो जाएंगे, रेड कोबरा ने कहा। तो फिर आप हुक्म करें ग्रांड मास्टर, जैसा आप कहेंगे मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, कर्नल ब्राउन ने कहा। हमें इस मामले को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। इमरान कर्नल फ्रीदी पर मेजर पर महमूद जैसे गैर मुल्की जासूसों ने आज तक जो कुछ किया, इसे मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा और हमें जल्द अज जल्द उन्हें रास्ते से हटाना होगा। इस मामले में मेजर पर मौत तो नहीं शामिल नहीं होगा, लेकिन इमरान और कर्नल फ्रीदी जरूरत पड़ने पर ऐसे अपने साथ मिला सकते हैं और अगर ये तीन दिमाग एक साथ हो गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि इमरान और कर्नल फ्रीदी हमारी राह पर निकलें, तुम इनकी राह में इस कदर कांटे भर दो कि इनके लिए एक कदम भी उठाना मुश्किल हो जाए। उनका जितनी जल्द खात्मा हो जाए हमारे मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उतना ही बेहतर साबित होगा। रेड कोबरा ने कहा, यस ग्रांड मास्टर, अब आप बेफिक्र हो जाए। अब मैं अपनी सारी तवज्जो इमरान और कर्नल फ्रीदी की तरफ मबजूल कर देता हूँ और मैं इन दोनों बड़े एजेंटों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर देता हूँ ताकि वो जल्द अज जल्द हलाक हो जाए। मैं इन दोनों की हलाकत के लिए अपनी पूरी पावर लगा दूंगा और बहुत जल्द आपको इन दोनों एजेंटों की हलाकत की खुशखबरी दूंगा। कर्नल ब्राउन ने एतमाद भरे लहजे में कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इन दोनों बड़े एजेंटों को हलाक कर सकते हो? रेड कोबरा ने कहा, यस ग्रांड मास्टर। कर्नल ब्राउन के लिए ये काम मुश्किल नहीं है और इमरान और कर्नल फ्रीदी भले ही दुनिया के खतरनाक और ताकतवर एजेंट हो, लेकिन वो कर्नल ब्राउन और इसकी फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। इन दोनों को मौत कर्नल ब्राउन के ही हाथों होगी और वो भी इंतहाई भयानक और लर्ज़ाखेज़ मौत जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। कर्नल ब्राउन ने बड़े कारोफर से कहा, ओके, तो फिर इनकी रिपोर्ट बनाने का काम छोड़ दो। मुझे ये एक इत्तला मिली है कि पाकिस्तान से अली इमरान और काफिरिस्तान से कर्नल फ्रीदी ने हाफिज के बारे में मालूम करने के लिए दुनिया भर के मालूमात फराहम करने वाले सबसे बड़े और मुस्तनद अदारे वर्ल्ड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन से भी रब्ता कर लिया है, लेकिन चूंकि दुनिया में हाफिज का नाम कहीं भी मौजूद नहीं है, इससे वर्ल्ड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें कोई मालूमात नहीं मिल सकी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि अली इमरान और कर्नल फ्रीदी निचले बैठे रहने वालों में से नहीं है और जब तक ये आश्कार होगा कि हाफिज वाकई दुनिया में मौजूद है और हाफिज पूरी दुनिया के मुसलमानों को हलाक करने के टास्क पर काम कर रही है, तो हाफिज के खिलाफ काम करने के लिए निकल खड़े होंगे। वो अपनी जान के बलबूते पर रास्ते बनाना भी जानते हैं और मंजिलों तक पहुंचना भी, इसलिए हमें ऐसा कोई मौका ना दो कि वो एक इंच भी आगे बढ़ सके और इनकी वजह से हाफिज और उनका टक पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो जाए। रेड कोबरा ने, आप बेफिक्र रहें ग्रांड मास्टर, मैंने ये टास्क आपसे ले लिया है। मैं फौरी तौर पर उनके खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी करना शुरू कर देता हूँ और मैं इनके खिलाफ मुसलसल और नॉन स्टॉप एक्शन करूंगा ताकि इन्हें किसी भी मरहले पर संभलने का कोई मौका ही ना मिल सके। उन्हें इस वक्त तक मेरे ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा जब तक वो हलाक नहीं हो जाते और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन्हें कर्नल ब्राउन से अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी, कर्नल ब्राउन ने कहा।
गुड शो। काम मुकम्मल करने के बाद मुझसे खुद ही राब्ता कर लेना और अब मुझे इसी सूरत में कॉल करोगे जब तुम्हारे पास कर्नल और इमरान की हलाकत की तस्दीकशुदा खबर होगी और मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा, रेड कोबरा ने कहा। यस मास्टर, कर्नल ब्राउन ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा और रेड कोबरा ने इसे चंद जरूरी हदायत देकर राब्ता खत्म कर दिया। राब्ता खत्म होते ही कर्नल ब्राउन ने रिसीवर कैडर पर रखा और हॉर्न भेजकर इमरान और कर्नल अफरीदी के बारे में पूछने लगा। इसने अपने सामने पड़ी हुई फाइल बंद कर दी थी जिसमें वो इमरान और कर्नल अफरीदी के हवाले से ग्राउंड मास्टर को भिजवाने के लिए खसूसी रिपोर्ट मुरतब कर रहा था। थैंक यू ग्राउंड मास्टर, मैं यही चाहता था कि किसी तरह भी आप इमरान और कर्नल अफरीदी की हलाकत का टास्क मुझे दे दें ताकि मैं इन दोनों को अपने हाथों से हलाक कर सकूं। मुझे मालूम था कि अगर आम हालात में मैं ये सब आपसे कहता तो आपने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर देना था। इमरान और कर्नल अफरीदी के खिलाफ काम करने की आप कभी हामी ना भरते, जबकि मेरी देरानिया ख्वाहिश थी कि मैं इमरान और कर्नल अफरीदी के खिलाफ काम करूं और इन्हें अपने हाथों से उनके अंजाम तक पहुंचाऊं। आप इस मामले को मेरे सपुर्द इसी सूरत में कर सकते थे जबकि आपको यकीन दिलाया जाता कि इमरान और कर्नल अफरीदी तक हाफिज का राज पहुंच चुका है और हाफिज के खिलाफ काम करने के लिए भी किसी भी वक्त हरकत में आ सकते हैं और अब मेरी प्लानिंग के तहत ऐसा ही हुआ है। जब आपको यकीन हो गया कि इमरान और कर्नल अफरीदी हाफिज के मफादात के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं तो आपने आखिरकार मुझे उनकी हलाकत का टास्क दे दिया है। इमरान और कर्नल अफरीदी तक हाफिज का राज पहुंचाने वाला मैं ही हूँ। मैंने ही अपने 2 एजेंटों याजूज और माजूज को पाकशा और काफिस्तान पहुंचाया था ताकि वो इन दोनों नाम नहाद सुप्रीम एजेंटों तक मेरा पैगाम पहुंचा सकते हैं। उन तक क्या पैगाम पहुंचा था वो सभी मेरी ही प्लानिंग थी और उन तक पैगाम पहुंचाना कैसे था उन सब के लिए कि मैंने मखसूस अंदाज में काम किया था। इमरान और कर्नल अफरीदी तक हाफिज का राज जरूर पहुंचा है लेकिन असल राज नहीं। उन्हें मिलने वाला राज ऐसा राज है जो उन्हें पाकशा और काफिस्तान से निकलने पर मजबूर तो कर देगा लेकिन उन्हें हाफिज की तरफ जाने वाले रास्तों पर नहीं ले जा सकेगा। वो वही पहुंचेगा जहां मैं उन्हें लाना चाहता हूं और फिर इन दोनों के साथ ही वही होगा जो मैं चाहूंगा। कर्नल ब्राउन ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। उसकी आंखों में इंतहाई फातहाना चमक उभर आई थी और उसके चेहरे पर सफाकी दरिंदगी और खुंदारी के मिले जुले तासरात उभर आए थे जैसे वो दुनिया का बहुत बड़ा शैतान हो और उसे इमरान और कर्नल अफरीदी को अपने शाल शैतान में फंसाने की प्लानिंग पर अमल करते हुए उन्हें मौत के मुंह में लाने का मुकम्मल तौर पर इंतहाई फुल प्रूफ बंदोबस्त कर लिया था। कर्नल ब्राउन के होंठों पर इंतहाई जहरीली मुस्कुराहट दौड़ रही थी। वो चंद लम्हे अपने ख्याल में खोया रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और दूसरे हाथ से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस लेडी स्नेक है। राब्ता मिलते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। आवाज इस कदर जहरी थी जैसे वाकई कोई नागिन फंका रही हो। कर्नल ब्राउन स्पीकिंग। कर्नल ब्राउन ने मखसूस लहजे में कहा। ओह तुम बोलो कैसे कॉल की है? लेडी स्नेक ने इस बार कदर नरम लहजे में कहा। मैंने एक विक्ट्री हासिल की और इस विक्ट्री की खुशी में एक जश्न मनाना चाहता हूँ और मैं जश्न में तुम शामिल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? कर्नल ब्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड शो। कौन सी विक्ट्री हासिल की है तुमने? लेडी स्नेक ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी फोन पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जब तुम जश्न पर आओगे तो मैं तुम्हें सबसे पहले तुमसे शेयर करूंगा। कर्नल ब्राउन ने कहा। ओके कब मनाना है जश्न? लेडी स्नेक ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अभी आ जाओ, मैं ऑफिस से निकलकर अपने फ्लैट में ही जा रहा हूँ। कर्नल ब्राउन ने कहा। ओके कौन कौन शरीक होगा जश्न में? लेडी स्नेक ने बड़े फ्रेंक लहजे में कहा। तुम और मेरे अलावा कौन हो सकता है? कर्नल ब्राउन ने कहा। तो दूसरी तरफ से लेडी स्नेक भी एक तहका लगाकर हंस पड़ी तो कर्नल ब्राउन भी हंसने लगा। मैं समझ गई, तुम पहुंचो, मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगी। लेडी स्नेक ने कहा। ठीक है फिर मैं यहाँ से कुछ देर के बाद ही निकलूंगा ताकि फ्लैट में अकेले रहकर मैं तुम्हारे बकाया बोरियत महसूस कर सकूं। कर्नल ब्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके फिर आधे घंटे के बाद मिलना ताकि हम दोनों एक साथ फ्लैट पहुंच जाएं। लेडी स्नेक ने कहा। ये ठीक है, मैं अब आधे घंटे के बाद ही यहाँ से निकलूंगा। कर्नल ब्राउन ने कहा और लेडी स्नेक ने ओके कहकर राब्ता खत्म कर दिया। कर्नल ब्राउन ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर कैडल पर रख दिया। कर्नल अफरीदी अपने सामने पड़े हुए सफेद रंग के लिफाफे की तरफ देख रहा था जो उसे अभी अभी कैप्टन हमीद ने ला कर दिया था। लिफाफा सील था और इस पर कोई नाम पता भी नहीं लिखा हुआ था। बस यही था कि माजूज का खुफिया लॉकर में। कर्नल अफरीदी ने सामने खड़े कैप्टन हमीद की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। जी हाँ, इस लिफाफे के सिवा कुछ नहीं था वहाँ। कैप्टन हमीद ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। क्या हो सकता है इस लिफाफे में? कर्नल अफरीदी ने होंठ चबाते हुए कहा। खोल कर देख ले, जो भी होगा सामने आ जाएगा। कैप्टन हमीद ने कहा। इस नेक मशवरे का शुक्रिया। कर्नल अफरीदी ने मुस्कुरा कर कहा और मेरे से लिफाफा उठाकर उसे गौर से देखने लगा और फिर उसने मेज पर पड़ा हुआ पेपर कटर उठाया और इस लिफाफे की साइड काटने लगा। लिफाफे की साइड काटकर उसने कटर मेज पर रखा और लिफाफे को फूंक मारकर खोल दिया और फिर उसने खुले हुए लिफाफे में 2 उंगलियां डाली और लिफाफे में मौजूद अपने प्रिंटेड पेपर और एक नेगेटिव निकाल लिया। नेगेटिव देखकर कर्नल अफरीदी बेइख्तियार चूक पड़ा। उसने सर घुमाकर दीवार पर जलती हुई लाइट की तरफ देखा और फिर वो नेगेटिव का रुख लाइट की तरफ करके उसे गौर से देखने लगा। नेगेटिव में एक मर्द का चेहरा दिखाई दे रहा था और इसका आधा हिस्सा बना हुआ था और आधा हिस्सा गायब था। हाफ फेस, ये किसी कोई हाफ फेस की तस्वीर का नेगेटिव मालूम हो रहा है। कैप्टन हमीद ने कहा। उसे भी बल्ब की रोशनी में नेगेटिव देख लिया था। हाँ लगता तो ऐसा ही है, कर्नल अफरीदी ने संजीदगी में कहा। लेकिन किसी को हाफ फेस का नेगेटिव बनाकर हमें भेजने की क्या जरूरत थी? कैप्टन हमीद ने इस अंदाज में कहा। जिस नेगेटिव के डेवलप के होने के बाद ही पता चलेगा कि ये आधा चेहरा किसका है और इसका नेगेटिव क्यों बनाया गया है और ये कि बूढ़े माजूज ने इस नेगेटिव को अपने खुफिया लॉकर में छुपाकर क्यों रखा हुआ था। कर्नल अफरीदी ने कहा। हो सकता है कि नेगेटिव के साथ जो पेपर मिला है इस पर इस नेगेटिव के बारे में कुछ लिखा हो। कैप्टन हमीद ने कहा।
गुड शो। बाज़-औक़ात तुम वाक़ई समझदारी की बातें कर जाते हो, कर्नल अफ़रीदी ने कहा। बाज़-औक़ात आपके कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ़ बाज़-औक़ात ही समझदारी की बातें करता हूँ, वरना मैं समझदार नहीं हूँ, कैप्टन हमीद ने भौहें उचकाकर कहा। ये भी तुमने ठीक कहा है, कर्नल अफ़रीदी ने मुस्कुराकर कहा। तो कैप्टन हमीद जल भुन कर रह गया। आप मुझसे बड़े हैं और मेरे बॉस भी हैं, इसलिए आपको हक़ है कि आप जो चाहें मुझे कह सकते हैं। आपकी जगह कोई और होता तो मैं ऐसा जवाब देता कि वो बोलने के काबिल ही ना रहता। कैप्टन हमीद ने जबड़े भेजते हुए कहा, चलो 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि मैं तुमसे बड़ा नहीं हूँ और ना तुम्हारा बॉस हूँ। अब बोलो, क्या जवाब दोगे मुझे कि मैं बोलने के काबिल ही ना रहूँ? कर्नल अफ़रीदी ने कहा। रहने दे, कैप्टन हमीद ने हवा में मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ मारकर कहा। नहीं, बताओ क्या कहना चाहते हो? कर्नल अफ़रीदी ने उसे घूरते हुए कहा। कुछ भी नहीं, मैं भला आपके सामने कुछ कहने की जसारत कर सकता हूँ? कैप्टन हमीद ने दांत निकाल कर कहा। मतलब तुम मुंह पर नहीं, पीठ पीछे बातें करने के आदी हो? कर्नल अफ़रीदी ने कहा। मैंने ऐसा कब कहा? कैप्टन हमीद ने बौखला के कहा। तुम्हारे कहने का अंदाज तो कुछ ऐसा ही था, बरखुरदार। कर्नल अफ़रीदी ने कहा। तो कैप्टन हमीद एक तवील सांस लेकर रह गया। आप तो बात की खाल उतारना शुरू हो गए हैं, कैप्टन हमीद ने कहा। शुक्र करो कि मैं सिर्फ बाल की खाल उतार रहा हूँ, अगर किसी दिन मैं मूड में आ गया तो मैं तुम्हारी भी खाल उतार सकता हूँ। कर्नल अफ़रीदी ने कहा। अरे बाप रे, ऐसा दिन कभी ना लाए अल्लाह, कैप्टन हमीद ने घबराए हुए लहजे में कहा। वो जानता था कि कर्नल अफ़रीदी जो कहता है इस पर अमल भी करता रहता है। तो फिर अपनी खाल में रहना सीखो, निकालने से खाल की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। कर्नल अफ़रीदी ने कहा। जी बहुत अच्छा, मैं आपके इस नेक मशवरे पर जरूर अमल करूंगा। कैप्टन हमीद ने इस बार बड़ी आदतमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा। नेक मशवरे पर अमल करोगे तो नेक रहोगे, वरना आवारा, बचन और बदकिरदार बनने में तुम्हें कोई देर नहीं लगेगी। कर्नल अफ़रीदी ने इसे जिद होते हुए देखकर नसीहत करते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद का दिल चाहा कि वो मेज पर पड़ा हुआ पेपर वेट उठाकर अपने सर पर ही मार ले। अगर आप मेरी मौजूदगी में मोहतरम माजूज का खत नहीं पढ़ना चाहते तो मैं बाहर चला जाता हूँ। कैप्टन हमीद ने सच में बुरी तरह से जिद होते हुए कहा। नहीं, जब तुम्हें बिला वजह हसीनों के झुरमुट में जूतियां चिटकाने शर्म नहीं आती तो मैं तुम्हारे सामने खत पढ़ने में से क्यों शर्म करूं? कर्नल अफ़रीदी ने इस पर एक और चोट करते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद ने बेइख्तियार अपना सर पकड़ लिया। आप जो कहना चाहते हैं खुलकर एक ही बार कह दें, मैं खामोशी से और नेहमाकी से आपकी हर बात सुन लूंगा। कैप्टन हमीद ने थके थके से लहजे में कहा। सच ही कहा है बुजुर्गों ने, आज के नौजवानों को कोई नसीहत करो तो इसी तरह अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और बजाय कुछ समझने के हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। कर्नल अफ़रीदी ने जहरीला मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, इन बुजुर्गों में मेरे सबसे बड़े बुजुर्ग आप ही हैं, कैप्टन हमीद ने इंतहाई जले कटे लहजे में कहा। कर्नल अफ़रीदी उसके अंदाज पर बेइख्तियार हंस पड़ा। जरूरी नहीं कि बुजुर्ग उम्र में बड़ा हो तो बुजुर्ग कहलाता है। मेरे नजदीक हर सीनियर अपने जूनियर का बुजुर्ग ही होता है, बरखुरदार। ये तो सोने ऊपर सुहागे वाली बात है कि मैं तुमसे उम्र में भी बड़ा हूँ और रुतबे में भी। कर्नल अफ़रीदी ने कहा। इसीलिए तो इतनी देर से मैं आपकी बातें सुन सुनकर खून के घूंट भी पी रहा हूँ, कैप्टन हमीद ने मुर्दा लहजे में कहा। और अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम इसे ऐसा सुनाते कि वो तुम्हारे सामने बात करने के काबिल ही न रहता। क्यों? कर्नल अफ़रीदी ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। ओह, अब समझा, आप इतनी देर से मेरी इस बात का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आई एम सॉरी, मेरी ज़ुबान न जाने क्यों फिसल जाती है। मैं बेख्याली में वो सब कह गया था। आइंदा मेरी बल्कि मेरी माँ बाप दादा की भी तौबा के जो आपके सामने ऐसी कोई बात करे, कैप्टन हमीद ने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा। बाप दादा को छोड़ो, अपनी ही की बात तौबा पर कायम हो जाओ तो सिधर जाओगे। कर्नल अफ़रीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी मेहरबानी, ये सब कुछ कहने से बेहतर है कि आप इन्हें और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दें। आपका मारा हुआ थप्पड़ मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा और मैं गलती से भी आपके सामने गैर संजीदा बात नहीं करूंगा कि आपको मुझे इस तरह बेभाव की सुनाई पड़ेगी। कैप्टन हमीद ने रो देने वाले लहजे में कहा। यह अच्छा मशवरा है, वैसा भी सुना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कर्नल अफ़रीदी ने हाथ उठाते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद बौखला कर उठ खड़ा हुआ। क्या मतलब, आप मुझे सचमुच मारेंगे? कैप्टन हमीद ने कर्नल अफ़रीदी के हाथ की तरफ खौफ भरी नजर से देखते हुए कहा। सीनियर्स को कभी कभी जूनियर की बात मान लेनी चाहिए, ऐसा करने से इनकी शान में कोई कमी नहीं आती। कर्नल अफ़रीदी ने सादे से लहजे में कहा। मैं बाज आया ऐसा जूनियर बनने से जो सीनियर के हाथों जिल्लत उठाने के साथ से जूते भी खाने पड़े। कैप्टन हमीद ने कहा। अभी तो मैंने हाथ उठाया है, अगर कहो तो जूता भी पैरों से निकाल कर उठा सकता हूँ। कर्नल अफ़रीदी ने कहा। प्लीज बस करें, मुझे ना आपके हाथों थप्पड़ खाने का शौक है और ना जूते। अगर मैंने आपको थप्पड़ खा लिया तो आपको हथौड़े जैसे हाथ मेरा जबड़ा ही तोड़ देगा और जूता तौबा तौबा, आपके जूते खाने वाला आज तक जिंदा बचा है क्या? कैप्टन हमीद ने कहा। और कर्नल अफ़रीदी पे इख्तियार हंस पड़ा और काफी मूड में दिखाई दे रहा था, वरना कैप्टन हमीद से मामूली नोक झोंक करके अक्सर खामोश हो जाता था और कैप्टन हमीद हर वक्त उसके सर चढ़े रहने की कोशिश करता रहता था। लेकिन आज कर्नल अफ़रीदी ऐसा करने का कोई मौका नहीं दे रहा था। अब शाफत के साथ बैठ जाओ और मुझे देखने दो कि इस खत में क्या लिखा है, कर्नल अफ़रीदी ने संजीदा होते हुए कहा। तो क्या मैं आपने साथ बिठाने के लिए अर्दली शाफत को भी अंदर बुला लूं? कैप्टन हमीद ने कहा। तो कर्नल अफ़रीदी उसे तेज नजर से घूरने लगा। ओ नहीं, मैं अकेला ही बैठ जाता हूँ, शाफत बाहर स्टूल पर ही बैठा अच्छा लगता है। अरे हप, कैप्टन हमीद ने कहा। और फिर कर्नल अफ़रीदी के चेहरे पर गुस्से के अलामत नमूदार होते देखकर उसने फौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कर्नल अफ़रीदी ने सर झटक कर मेज पर पड़ा हुआ पेपर उठाया और इसे खोलकर देखने लगा। कर्नल अफ़रीदी खामोशी से पेपर पर प्रिंट तहरीर कर देखने लगा। वो जो तहरीर पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे पर हद के तासुरात उभरते जा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुकम्मल तहरीर पढ़ने के बाद कर्नल अफ़रीदी ने इंतहा भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर हद के साथ तशवीश के तासुरात भी नुमायां हो गए थे। क्या कैसे हो सकता है? क्या लिखा है इस पेपर में? कैप्टन हमीद ने चुन कर कहा। खुद ही पढ़ लो। कर्नल अफ़रीदी ने कहा। पेपर कैप्टन हमीद की तरफ बढ़ा दिया। कैप्टन हमीद ने इसे पेपर लिया और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। तहरीर
तहरीर पढ़ते ही उसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात फैलते चले गए। हैरत है, इस तहरीर में तो लिखा है कि दुनिया से तमाम मुसलमानों को हलाक करने की साजिश की जा रही है। इस साजिश की इब्तिदा काफिरिस्तान और पाकिस्तान से की जाएगी, जिसके पहले मरहले में पाकिस्तान और काफिरिस्तान के तमाम मुसलमानों को एक साइंसी इजाद के जरिए एक साथ और एक ही वक्त में हलाक कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और काफिरिस्तान में रहने वाली दूसरी कौमों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन दोनों ममालिक से मुसलमान मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। ये सब कैसे हो सकता है? मुस्लिम बरादरी तो दोनों ममालिक के कोने कोने में फैली हुई है, कोई घर में रहता है, कोई झोंपड़ी में, और इस जदीद दौर में भी ऐसे बहुत से मुस्लिम होंगे जिन्होंने अपना बसेरा पहाड़ों पर रखा है। अगर मुस्लिम कश्फ मंसूबा बना रहे हैं तो कोई ये बात इस कदर वसूख से कैसे कर सकता है कि दोनों ममालिक के मुसलमानों को ही और अपने साइंसी एजाज से निशाना बनाएंगे और दोनों ममालिक का एक एक मुसलमान भी जिंदा नहीं रहेगा, कैप्टन हमीद ने अदबरे लहजे में कहा। खत में ये भी लिखा है कि मुस्लिम किलिंग के लिए जो साइंसी इजाद की गई है, इसकी आई पावर इस कदर ज्यादा है कि पाकिस्तान और काफिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को देखकर पता चला सकती है कि कौन मुस्लिम है और कौन नॉन मुस्लिम। कनफ अफरीदी ने कहा। हाँ, मगर बात वहीं आ जाती है कि ऐसी कौन सी आंख हो सकती है जो दुनिया के तमाम इंसानों को देख कर भी सकती है और इस बात का भी पता निकाल सकती है कि कौन मुस्लिम है और कौन गैर मुस्लिम। और इस आंख में ऐसी कौन सी खास बात है कि वो किसी इंसान को देखे तो उसे फौरन पता चल जाएगा कि मुस्लिम है या नहीं। अगर कलमा गो ना हो तो मुस्लिम होने की निशानी है, तो फिर दुनिया में और भी बहुत से कलमा गो हैं, लेकिन इनके नजरियात और इनके मज़ाहिब अलग हैं और वो किसी भी तौर पर मुसलमान से शामिल नहीं होते। फिर पावर आई, ये कैसे पता चलेगा कि फलां शख्स मुसलमान है? कैप्टन हमीद ने उसी अंदाज में कहा। इसकी तफसील इस खत में नहीं लिखी गई है। खत के मुताबिक हम तक ये पैगाम पहुंचाया गया है कि पाकिस्तान काफिरिस्तान के तमाम मुसलमानों को एक साथ हलाक करने की भयानक साजिश की जा रही है, जिसके पीछे हाफिज का हाथ है। मुसलमानों को हलाक करने के लिए एक पावर मशीन काम कर रही है जो मुस्लिम किलर मशीन है और इसका कोड नाम MKM है और इस मशीन में एक आई लगी हुई है जिसे पावर आई कहा जाता है। और ये पावर आई दुनिया के हर इंसान को देख सकती है और इस पावर आई में ये खसूस मौजूद है कि वो इस बात की शनाख्त कर सकेगी कि इन इंसानों में कौन मुसलमान है और कौन नॉन मुस्लिम है। MKM के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। खत लिखने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उसने ये जरूर लिखा है कि किसी मजबूरी की वजह से अपनी शक नहीं बता सकता। इससे वो ये खत और हाफिज का एक नेगेटिव मुझे भेज रहा है। मुस्लिम कशी के लिए ये क्या सर्च की जा रही है और इस सर्च का बताना कहाँ मिलता है, इसका जवाब हमें हाफिज की तस्वीर देखने के बाद ही पता चलेगा। और मुझे जिस हाफिज का नेगेटिव दिया गया है ये हाफ है। हाफिज का दूसरा नेगेटिव याजूज के पास है। साजिश के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए मुझे याजूज से दूसरा नेगेटिव हासिल करना होगा। और खत में ये भी लिखा गया है कि जब तक दोनों नेगेटिव को एक साथ जुड़ा नहीं लिया जाता इस तक हाफिज का चेहरा और इस चेहरे के पीछे छुपी हुई साजिश पे निकाब नहीं हो सकेगी, कर्नल अफरीदी ने कहा। हाँ, लेकिन अब हम तस्वीर का दूसरा नेगेटिव कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? न जाने माजूज का भाई याजूज कहाँ होगा, कैप्टन हमीद ने होंठ काटते हुए कहा। अगर माजूज यहाँ पहुंच चुका है तो फिर याजूज भी इसके साथ ही आया होगा। हमें इस हकीकत की जब तक पहुंचने के लिए तस्वीर का दूसरा हिस्सा ढूंढना ही होगा ताकि वाजह हो सके कि इस खत में जो कुछ लिखा है वो कहाँ तक दुरुस्त है। कर्नल अफरीदी ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें इसका इंतजार कर लेना चाहिए, कैप्टन हमीद ने कहा। इंतजार किसका इंतजार? कर्नल अफरीदी ने चुप कर कहा। दूसरे फरिश्ते याजूज का, कैप्टन हमीद ने कहा। फरिश्ता याजूज मैं समझा नहीं, कर्नल अफरीदी ने हड़बड़ाए लहजे में कहा। कासिम की गाड़ी से जो लाश मिली थी वो माजूज की थी और इसके तवस्सुत से हमें ये तहरीर और हाफिज का हाफ नेगेटिव मिला है। तहरीर में साफ साफ लिखा है कि हाफिज का दूसरा हाफ नेगेटिव उसके भाई याजूज के पास है। अगर आप कहें तो मैं इस नेगेटिव का पॉजिटिव बनवाने की कोशिश करूं? कैप्टन हमीद ने कर्नल अफरीदी को खामोश देखकर पूछा। नहीं, तहरीर के मुताबिक इस नेगेटिव का पॉजिटिव इस सूरत में बन सकता है जब उसका दूसरा हिस्सा साथ होगा। मेरे पास हाफिज का जो नेगेटिव है वो राइट साइड का है और हमें लेफ्ट साइड का हिस्सा दरकार है जो किसी याजूज के पास है। अब देखना यह है कि याजूज हमें कहाँ मिल सकता है, कर्नल अफरीदी ने कहा। मैंने कहा तो था कि आज के लिए हमें फिर इंतजार करना होगा, कैप्टन हमीद ने कहा। फिर इंतजार? ये तो तुम बार बार इंतजार करने वाली बात क्यों कर रहे हो? कर्नल अफरीदी ने मुंह बनाकर कहा। जिस तरह माजूज आपको ढूंढने निकला था इसी तरह से हो सकता है कि याजूज भी आपकी तलाश में निकल पड़ा हो। आज नहीं तो कल वो भी या आपके पास पहुंच जाएगा या उससे कहीं ना कहीं उसकी लाश मिल जाएगी जिसके पास ऐसे ही चाबी और तहरीर होगी जिसे हमें माजूज से मिली थी। तस्वीर का एक हिस्सा आपके पास पहुंच सकता है तो दूसरा भी किसी न किसी तरह देर सवेर से आप तक पहुंच ही जाएगा। मैं इसके इंतजार की बात कर रहा हूँ, कैप्टन हमीद ने कहा। तुम तो ये कहना चाहते हो कि हम इसके इंतजार में बैठे रहे हैं? याजूज मुझे तलाश करता हुआ कब आता है और कब मुझे दूसरा नेगेटिव मिलता है, कर्नल अफरीदी ने कहा। उसके सिवा और क्या भी हो सकता है, कैप्टन हमीद ने कंधे उचकाकर कहा। अगर करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, कर्नल अफरीदी ने इसे घूरते हुए कहा। मसलन, कैप्टन हमीद ने कर्नल अफरीदी की तरफ गौर से देखते हुए कहा। अगर करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, कर्नल अफरीदी ने उसे घूरते हुए कहा। मसलन, कैप्टन हमीद ने कर्नल अफरीदी की तरफ गौर से देखते हुए कहा। ये सारी गेम किस कासिम के घर से हुई है? सेठ कासिम सिक्योरिटी के मामले में कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। इसे अपनी रिहाइशगाह की हिफाजत के लिए जहाँ गार्ड्स और बुलडॉगर्स खड़े रखे हैं वहाँ इसकी रिहाइशगाह के हर हिस्से में यकीनन सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब हो गए। अगर इन कैमरों को चेक किया जाए तो पता चल सकता है कि माजूद जख्मी हालत में सेठ आसिम के घर कैसे आया था और अगर इसके पीछे कोई था तो उन्होंने एक ऐसे रिहाइशगाह में दाखिल होकर माजूद की कासिम की गाड़ी में कत्ल किया था। कर्नल अफरीदी ने कहा। इस काम पर तो आपने हरीश को लगा रखा है, क्या इसके ने भी आप तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है? कैप्टन हमीद ने कहा। नहीं, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसे मुतअद्दिद बार फोन भी कर चुका हूँ लेकिन उसका सेलफोन ऑफ है, कर्नल अफरीदी ने होंठ भेजते हुए कहा। हरीश का सेलफोन ऑफ है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो ऐसा नहीं करता, उसका सेलफोन हर हाल में ऑन रहता है, कैप्टन हमीद ने कहा।
इस बात की मुझे तशवीश भी हो रही है, इसलिए मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि कभी तुम मुझे अपने हाथ पैर चला लिया करो। जाओ और जाकर देखो कि क्या मामला है। हरीश का इस तरह खामोश होना मुझे खिल रहा है, कनक दीदी ने कहा। तो क्या मैं सेठ आसिम की रिहाइशगाह में जाऊँ? कैप्टन हमीद ने इस्तफसार किया। तो और क्या, मैं तुम्हें किसी डांस पार्टी में जाने के लिए कह रहा हूँ, कनक दीदी के सख्त लहजे में ने कहा। नहीं खैर, अब आप ऐसा भी नहीं कह सकते, आप तो वो इंसान है जो मुझे डांस पार्टी से भी घसीट लाते हैं, कैप्टन हमीद ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो कनक के ऑफिस से निकलता, उसे लम्हे हरीश तेज तेज चलता हुआ अंदर आ गया। इसे देखकर न सिर्फ कैप्टन हमीद बल्कि कनक भी चौंक पड़ा। हरीश ने कमरे में दाखिल होते ही फौजी अंदाज में कनक को सल्यूट किया। ओह, मैं तुम्हारा इंतजार करता था, कहाँ रह गए थे? कनक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो हरीश आगे बढ़ आया और कनक के इशारे पर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कदर परेशानी का अंसर था। कनक कैप्टन हमीद गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। हरीश का चेहरा बता रहा था क्योंकि अहम बात है, वरना वो किसी आम सी बात पर परेशान होने वाला नहीं था। मैंने इसी सारी गेम का पता चला लिया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि इस गेम के पीछे किसका हाथ है, हरीश ने कहा। तो कैप्टन हमीद के साथ करना फेदी भी चौंक पड़ा। इमरान अपने हाथ में पकड़े नेगेटिव को बल्ब की रोशनी की तरफ लेकर इसे गौर से देखने की कोशिश कर रहा था। नेगेटिव में एक औरत का आधा चेहरा बना हुआ था। यह आधा चेहरा बाएं हिस्से का था, जबकि नेगेटिव का दायां हिस्सा वाइट था। इमरान को ये नेगेटिव कैप्टन शकील ने दिया था, जिसने चीफ को फोन किया था, और इसकी आवाज बेहद वहशतज़दा और डूबती हुई थी। कैप्टन शकील की बातें सुनकर इमरान फौरी तौर पर दानिश मंजिल से कैप्टन शकील के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया था। वो कार आंधी और तूफान की तरह उड़ाता हुआ ले गया था और फिर कैप्टन शकील के फ्लैट पर पहुंच गया। फ्लैट की हालत और वहां पड़ी हुई लाशें देखकर इमरान ठटक कर रह गया था और फिर उसने कैप्टन शकील को तलाश किया तो वो इसे अपने रूम में फोन के पास पड़े हुए दिखाई दिए। इमरान ने आगे बढ़कर कैप्टन शकील को चेक किया तो ये देखकर उसे सुकून आ गया। कैप्टन शकील बेहोश था। हालांकि कैप्टन शकील ने फोन पर जिस अंदाज में इससे बात की थी, इससे इमरान को ऐसा लग रहा था जैसे कैप्टन शकील आखिरी सांस ले रहा हो और इसकी जिंदगी का चिराग बुझ रहा हो। इमरान ने कैप्टन शकील को होश दिलाया और होश में आते ही कैप्टन शकील हैरत अंगेज तौर पर फ्रेश होता चला गया। खुद को फ्रेश होता देखकर वो भी हैरान हो रहा था। उसने इमरान को फ्लैट में याजूज से आने के बाद की तमाम तफसील बता दी थी और इसे नेगेटिव वाला वो लिफाफा भी इमरान को दे दिया था जो याजूज ने उसे दिया था। कैप्टन शकील ने इमरान को यह भी बताया था कि आखिरी लम्हात में जैगर ने इस सेल फोन में छुपी हुई नीडल गन से म्यान की जहर से भरी हुई एक सुई फायर की थी जो इसकी गर्दन में घुस गई थी, और जैगर ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि इसने कैप्टन शकील पर म्यान की जहर वाली सुई फायर की थी। कैप्टन शकील का कहना था कि म्यान की जहर का असर फौरी तौर पर नहीं होता। उसने बूढ़े याजूज को म्यान की जहर से हलाक होते देखा था, लेकिन वो काफी देर तक जिंदा रहा था, जबकि इसका म्यान की जहर का असर फौरन होना शुरू हो गया था और एक्स्ट्रो को फोन करते ही अचानक उसके दिमाग में अंधेरा छा गया था। वो बेहोश होकर वहीं गिर गया था। इमरान उसके साथ इस फ्लैट में मौजूद था और लिफाफे से नेगेटिव निकाले बल्ब की रोशनी में उसे देखने की कोशिश कर रहा था। नेगेटिव के साथ लिफाफे में से एक प्रिंटेड तहरीर भी निकली थी जिस पर वही सब लिखा हुआ था जो कनक फीदी को मिला था। कैप्टन शकील उसके सामने खामोश बैठा हुआ था। उसका रंग सब्ज होने की बजाय सुर्ख हो रहा था और उसकी आंखें भी सूजी हुई दिखाई दे रही थी। कैप्टन शकील उसके सामने खामोश बैठा हुआ था। उसका रंग सब्ज होने के बजाय सुर्ख हो रहा था और उसकी आंखें भी सूजी सूजी से दिखाई दे रही थी। आपने बताया नहीं, अगर जैगर ने मुझे म्यान की जहर से भरी हुई सुई मारी थी तो फिर अब मैं कैसे जिंदा हूँ और मुझे वो सब एहसास क्यों नहीं हो रहे जो बड़े याजूज को हुए थे? और वो बार बार अपने सर पकड़ रहा था जैसे उसका सर दर्द से फटा जा रहा हो और फिर शायद इसे हैमरेज हो गया था। कैप्टन शकील ने कहा, जैगर ने तुम्हें म्यान की जहर वाली सुई नहीं मारी थी। इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो खुद कहा था कि उसने मुझे म्यान की जहर वाली सुई मारी थी। कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा, उसे तुम्हें डराने के लिए झूठ बोला था। म्यान की जहर एक खास जहर होता है जिसमें तेजाबियत का बहुत बड़ा अंसर होता है और ये तेजाब लोहे और फलाद समेत स्टील को भी लम्हों में गलाकर रख देता है। इस जहर से किसी भी सुई को महफूज रखने के लिए सुई को एंटीमेडेड या कोटेड किया जाता है। इस तरह सुई म्यान पर म्यान की जहर लगा होता है। इस सुई को निडल थ्रोगन से नहीं बल्कि प्लास्टिक की बनी हुई ब्लू पाइप से फायर किया जाता है। और तुम्हारे इतला के लिए बता दूं कि ब्लू पाइप के जरिए एक ही सुई फायर की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। मैंने तुम्हारे फ्लैट को चेक किया है, मुझे याजूज के गर्दन से निकली हुई सुई भी मिली है और वो सुई भी जो तुम पर फायर की गई है। दोनों सुइयों की बनावट में फर्क है। जिस सुई पर म्यान की जहर लगा हुआ था वो गहरे सब्ज रंग की थी, जबकि जैगर ने तुम पर जो सुई फायर की थी वो फलाद की ही है। इसकी शेप में भी तब्दीली नहीं हुई है। मैंने जैगर और यहाँ मौजूद दूसरे अफराद की तलाशी ली और फिर जब मैंने जैगर का सेल फोन चेक किया तो मुझे इस सेल फोन में छुपी हुई नीडल थ्रोगन भी नजर आ गई थी। मैंने नीडल थ्रोगन को खोलकर चेक किया तो इसमें बेशुमार सुइयां भरी हुई थी। सुइयों पर म्यान की जहर नहीं बल्कि काल्मिक लगा हुआ था। काल्मिक भी एक जहरीले पौधे से निकला हुआ रस होता है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होता है। इसकी हल्की मिकदार बड़े बड़े जानवरों को बेहोश करने के लिए काम आती है और ये जहर अमूमन सर्कस और चिड़ियाघरों में खूंखार और ताकतवर जानवरों का काबू करने के काम आता है ताकि वो जख्मी हो तो इन्हें बेहोश करके इनके जख्मों का इलाज किया जा सके। जैगर ने तुम्हें शायद ताकतवर जानवर ही समझ लिया था, इसलिए उसने तुम पर काल्मिक जहर वाली सुई फायर कर दी थी ताकि तुम बेहोश हो जाओ और वो तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाकर तुमसे ये नेगेटिव और तहरीर हासिल कर सके। और अब इसकी बदकिस्मती थी कि तुम जैसे ताकतवर जानवर पर काल्मिक का असर भी देर से हुआ था और तुमने उसके सर में गोली मार दी थी। इमरान ने कहा, ओह, इसका मतलब है कि जैगर ने झूठ कहा था कि इसने मुझे म्यान की जहर वाली सुई मार दी? कैप्टन शकील ने कहा।
तो क्या मैंने ये बात तुम्हें किसी कदीम जुबान में बताई है? मैं भी तो सही यही कह रहा हूँ, इमरान ने कहा। ये मेरा सुर्ख रंग और सूजी हुई आंखें, ये क्या ये काल्मिक जहर का असर है? कैप्टन शकील ने कहा। अगर तुम 2-3 घंटे बेहोश पड़े रहते तो ना तुम्हारे चेहरे पर सुर्खी आती और ना ही तुम्हारी आंखें सोचती। तुम्हें चूंकि मैंने होश दिलाया है, इसलिए जहर का असर भी अभी तक तुम्हारे जिस्म में मौजूद है, जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो गया है और आंखों में सूजन आ गई है। तुम जाकर बर्फ के ठंडे पानी से चेहरे और आंखों को धो लोगे तो ये सुर्खी और सूजन खत्म हो जाएगी, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील एक तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा। इमरान ने उसकी तरफ कोई ध्यान न दिया। वो बार बार इस तहरीर को पढ़ रहा था जिसे उसे नेगेटिव के साथ बंद लिफाफे में मिली थी। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने जेब से सेल फोन निकाला और फिर वह जैगर और उसके साथियों की लाशों के सेल फोन के कैमरे से तस्वीरें बनाने लगा। उसने अदतन बूढ़े की लाश की भी तस्वीर बना ली थी। तस्वीर बनाने के बाद कैप्टन ने टाइगर को कॉल करना शुरू कर दी थी। यस बॉस, हुक्म राब्ता मिलता है, टाइगर के मखसूस आवाज सुनाई दी। टाइगर, मैं तुम्हें चंद बदमाशों की लाशों की तस्वीर MMS कर रहा हूँ। पता लगाओ कि इनका ताल्लुक किस ग्रुप से है और इनकी तस्वीर में एक बूढ़े की लाश की भी तस्वीर है। इसके बारे में भी तुमने मालूम करना है कि ये कौन है और कहाँ से और कब कैसे आया है। इमरान ने संजीदगी से कहा। यस बॉस, मुझे आप तस्वीर सेंड कर दें, टाइगर ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और उसने टाइगर को चंद मजीद हदायत दी और फिर राब्ता मुनक़ता कर दिया। राब्ता मुनक़ता करने के बाद उसने टाइगर को बड़े याजूज और उस पर हमला करने वाले जागर और उसके साथियों की लाशों की तस्वीर MMS कर दी। इसलिए कैप्टन शकील ठंडे पानी से मुंह और आंखें धोकर वापस आ गया। अब इसके चेहरे की सुर्खी और आंखों की सूजन कदरे कम हो गई थी। गोशो, इस तरह ठंडे पानी से टकोर लेते रहो तो चेहरे की सुर्खी और आंखों की सूजन खत्म हो जाएगी, इमरान ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जी बेहतर, कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिलाकर कहा। मैं जा रहा हूँ, इन लाशों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इमरान ने कहा। जाने से पहले मुझे ये तो बता दें कि आखिर ये सब क्या चक्कर, इस तहरीर में क्या था जिस पर पढ़कर आप परेशान हो गए थे, कैप्टन शकील ने कहा। इमरान ने उसे भी कुछ तहरीर नहीं पढ़ाई थी, बाद में बताऊंगा, अभी वक्त नहीं है, इमरान ने कहा और अल्लाह हाफिज कहता हुआ वहां से चला निकलता गया। अमेरिकी फॉरेन एजेंट माइकल से मिलने वाली रिपोर्ट या जाजूज नामी बूढ़े के खत में लिखी हुई बातें मुश्तरक ही थी। दोनों ने ही ना सिर्फ हॉफ फेस का जिक्र किया था बल्कि मुसलमानों के खिलाफ की जाने वाली भयानक साजिश के बारे में भी बताया था, लेकिन ना माइकल ने पाकिस्तान और काफिरिस्तान के मुसलमानों को एक साथ हलाक करने के तरीके के बारे में बताया था और ना ही याजूज की तहरीर में किसी ऐसी बात लिखी हुई थी कि आखिर काफिरिस्तान और पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों को एक साथ और एक ही वक्त में हलाक कैसे किया जा सकता है और हाफ फेस का क्या राज है और ये कि फिर हाफ फेस के पीछे कौन है। याजूज की तहरीर में ये भी लिखा हुआ था कि साजिश का राज इस नेगेटिव में छुपा हुआ है। नेगेटिव में हाफ फेस था जो औरत का था और ये तस्वीर तभी मुकम्मल हो सकती थी जब ऐसा मर्द दूसरा नेगेटिव मिल जाता। इन दोनों नेगेटिव को एक साथ मिलाकर ही इनका पॉजिटिव बनाया जा सकता था, वरना जो भी कोशिश कर ली जाती इस नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं बनाया जा सकता था। और जब दोनों नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता तो इससे मुसलमानों के खिलाफ की जाने वाली भयानक साजिश का राज खुल सकता था। तहरीर में याजूज ने बताया था कि हाफ इसका दूसरा नेगेटिव इसके भाई माजूज के पास है, लेकिन माजूज कहाँ है इसके बारे में तहरीर में कुछ नहीं लिखा। अब मैं याजूज के भाई माजूज को कहाँ तलाश करूँ जिसके पास हाफ इसका दूसरा नेगेटिव है, इमरान ने कार ड्राइवर करते हुए बड़बड़ा के कहा। इसके चेहरे पर ठोस चिंतान जैसी संजीदगी दिखाई दे रही थी। इस बार मामला उसकी तौका से भी ज्यादा बुरा और गमगीन था। पाकिस्तान काफिरिस्तान के तमाम मुसलमानों को एक साथ और एक ही वक्त में हलाक करने का मंसूबा बनाया जा रहा था और अभी तक इमरान इस बात से बेखबर था कि साजिश के पीछे कौन है। माइकल को SVD से जो खत मिला था, इस खत में इस हिस्से में एक नाम तो सामने आया था जो एक साबिक चीफ मार्शल जोन्स एरिक का था, लेकिन इसके बारे में पता चला था कि वो एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो चुका है। अगर जोन्स एरिक हलाक हो चुका है तो फिर हाफ फेस और वो तहरीर इसके नाम और इसके एड्रेस पर क्यों भेजी थी। इमरान इस हिस्से में जिस कदर सोच रहा था, उलझता जा रहा था, यही वजह थी कि वो इस मामले को लेकर बेहद संजीदा हो चुका था। इमरान कार ड्राइव करता हुआ एक बार फिर दानिश मंजिल पहुंच गया। कार दानिश मंजिल के पोर्च में रोककर जब वो ऑपरेशन रूम में आया तो ब्लैक जीरो हमेशा की तरह उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, आप अचानक उठकर कहाँ भाग गए थे, ब्लैक जीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। तो इमरान उसे कैप्टन शकील के फोन के आने से लेकर इसके फ्लैट में जाने तक का सारा आवाज सुना दिया और याजूज की तहरीर और हाफ इसका नेगेटिव भी उसे दे दिया। हैरत है, इस तहरीर में भी इस साजिश का जिक्र है जिसके बारे में हमें माइकल ने बताया था, ब्लैक जीरो ने तहरीर पढ़ने के बाद कहा। इस खत में एक बात की वजाहत हुई है और वो ये है कि मुसलमानों को एक साथ और एक ही वक्त में हलाक करने के लिए किसी साइंसी मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा जिस मुस्लिम किलर मशीन कहा जाता है। इस मशीन में एक पावर आई लगी हुई है जो दुनिया के तमाम मुसलमानों को न सिर्फ शिनाख्त कर सकती है बल्कि उनका डाटा मशीन में फीड भी कर सकती है। इसके अलावा मुस्लिम किलर्स मशीन जिसे कोड में MKM कहा जाता है के बारे में तहरीर में कोई खास बात नहीं है, इमरान ने कहा। हाँ, तहरीर में बताया गया है कि साजिश का सारा मंसूबा हाफ फेस में छुपा हुआ है जिसका आधे हिस्से का नेगेटिव आपके पास है और आधे का दूसरा हिस्सा किसी माजूज नामी शख्स के पास है। जब तक वो शख्स नहीं मिल जाता और इसे दूसरा नेगेटिव नहीं लिया जाता, इस वक्त तक इस नेगेटिव का पॉजिटिव या प्रिंट निकालना बहुत मुश्किल है। अब ये माजूज कौन है और कहाँ है, ब्लैक जीरो ने कहा। मामला बेहद संगीन और खौफनाक है, इसे ऐसी नहीं लेना चाहिए। अब 2 जगह तस्दीक हो गई है कि यहूदी लाबी एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ काम में बस्ता हो गए हैं, इमरान ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं, ये काम सिवाय यहूदियों के और कौन कर सकता है, हाफिज के पीछे जरूर किसी यहूदी का ही चेहरा छुपा हुआ है, ब्लैक जीरो ने कहा।
हमें इस चेहरे को बेनकाब करना होगा और इसके इल्जाम खाक में मिलाने पड़ेंगे, वरना वो करोड़ों मुसलमानों को एक साथ और एक ही वक्त में मौत की नींद सुला सकते हैं और दुनिया इस कुदरती आफत समझकर खामोश हो जाएगी। इमरान ने कहा, इस राज की तह तक पहुंचने के लिए हमारे पास बस एक ही नेगेटिव है और अगर दूसरा नेगेटिव मिल जाए तो हो सकता है कि साजिश के असल करता धरता का भी पता चल जाए और ये भी मालूम हो जाए कि दुनिया का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ M मशीन मौजूद है जिसकी पावर आई मुसलमानों की निशानदेही कर सकती है। ब्लैक जीरो ने कहा, सबसे पहले हमें याजूज के बारे में पता लगाना है कि वो कौन था और इसे हमारे पास ये सब कुछ देकर किसने भेजा था। जिसने याजूज और माजूज को भेजा है इसे सारी साजिश का इल्म है और वो ये भी जानता है कि हाफिज के पीछे कौन छिपा हुआ है। इमरान ने कहा, हाँ, तहरीर मुकम्मल और जामिया नहीं है, आखिर में नाम भी याजूज का ही लिखा हुआ है जैसे उसने ये तहरीर खुद टाइप की हो, लेकिन तहरीर जिस अंदाज में लिखी गई इसे पता चलता है कि याजूज के पास इस साजिश की मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसे सिर्फ एक पैगाम पर बनाकर भेजा गया है। अगर इसे साजिश का इल्म होता तो वो नेगेटिव में छुपी इस साजिश को भी तहरीर में बयान कर देता या कम से कम ये जरूर बता देता कि इसका भाई माजूज कहाँ है। इस तहरीर की बातें मुबहम है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि साजिश बेनकाब करने वाला कोई और है और जाहिर है वो कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पाकिस्तान का भी दोस्त है और इस इंतहाई खतरे के बावजूद नेगेटिव हम तक पहुंचाया। ब्लैक जीरो ने कहा, नेगेटिव हम तक पहुंचाने के तहरीर में कोई जिक्र नहीं है। एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि याजूज इत्तफाकन ही कैप्टन शकील के फ्लैट के पास आया था, लेकिन कैप्टन शकील को देखकर उसने उसे पहचान लिया था कि कैप्टन शकील कौन है। कैप्टन शकील ने उसे पूछने की बहुत कोशिश की थी लेकिन याजूज ने उसे ये नहीं बताया था कि उसे किस तरह से जानता है और इस तहरीर में भी नहीं लिखा गया था कि याजूज ये तहरीर और नेगेटिव किसे पहुंचाना चाहता है। अलबत्ता उसने कैप्टन शकील को बताया था कि वो ये राज पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्सट्रो तक पहुंचाना चाहता है। इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा, वाकई मामला हद से ज्यादा उलझा हुआ है और इसके सुलझने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। ब्लैक जीरो ने कहा, रास्ता तो है लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मैंने बूढ़े याजूज और इस पर हमला करने वालों की लाशों की तस्वीर टाइगर को भेज दी हैं। अगर इन हमला आवरों के बारे में पता चल जाए तो शायद हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिल जाए और मैंने टाइगर से ये भी कह दिया है कि वो बूढ़े याजूज के बारे में भी मालूमात हासिल करे, वो कौन है और कहाँ से आया है। इमरान ने कहा और फिर अचानक वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? इसे चौंकते देखकर ब्लैक जो ने हैवे लहजे में कहा, एक मिनट, मैंने कहा और उसने फौरन जेब से सेल फोन निकाला और नंबर प्रेस करने लगा। यस कैप्टन शकील स्पीकिंग। राब्ता मिलते ही कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, जी इमरान साहिब फरमाए। कैप्टन शकील ने कहा, लाशें अभी फ्लैट में हैं जहाँ तुमने उन्हें ठिकाने लगा दिया है? इमरान ने पूछा। जैगर उसके साथियों की लाशें ठिकाने लगा दी गई हैं लेकिन बूढ़े जाजूज की लाश गली सड़ी जा रही है। मैं इसे एक प्लास्टिक बैग में डालकर ले जाना चाहता हूँ इसलिए इसे अभी यहाँ से नहीं ले जा सकता हूँ। कैप्टन शकील ने कहा, गुड, ये अच्छा ही हुआ है कि अभी तुमने जाजूज की लाश ठिकाने नहीं लगाई। ये बताओ कि क्या इसका जिस्म गल सड़ा है या जिस्म के मखसूस हिस्से पर ही म्यांगे जहर का असर हुआ है? इमरान ने पूछा। इसकी दोनों टांगे और पेट पर गलने सड़ने का अमल तेज है, बाकी जिस्म काफी हद तक ठीक है। कैप्टन शकील ने कहा, क्या इसका चेहरा सलामत है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, इसका चेहरा अभी गलने सड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बना है और बाकी जिस्म के मुकाबले में इसका चेहरा ही ऐसा है जो म्यांगे जहर से अभी मुकम्मल तौर पर सब्ज रंग का नहीं हुआ है, लेकिन चेहरे की भी हल्की सब्ज रंगत जरूर हो गई है। कैप्टन शकील ने जवाब दिया। गुड, तुम फौरन इसके चेहरे की डबल डी कैमरे से तस्वीर ले लो। मुझे शक है कि इसके चेहरे के पीछे कोई दूसरा चेहरा छुपा हुआ हो सकता है। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो के इमरान के अचानक चौंकने की वजह समझ आ गई। ओके ठीक है, मैं भी इसकी तस्वीर ले लेता हूँ। कैप्टन शकील ने कहा, डबल डी हर किस्म के मेकअप के पीछे छुपे हुए चेहरे की तस्वीर ले सकता है और डबल डी कैमरे की स्क्रीन पर इसका असली चेहरा नुमाया हो जाएगा। तुम तस्वीर उतार कर चेक करो और फिर मुझे फौरन बताओ कि क्या वो उसके चेहरे में है या उसके चेहरे के पीछे कोई और चेहरा है। इमरान ने कहा, ओके, मैं अभी चेक करता हूँ। आप होल्ड करेंगे या मैं आपको कॉल बैक करूँ? कैप्टन शकील ने कहा, कॉल कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है वरना खामखा मेरा बैलेंस आया होता रहेगा। इमरान ने इस बार अपने मखसूस मूड में आते हुए कहा, ओके, मैं करता हूँ आपको कॉल बैक। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा और इमरान की कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। आपको अचानक याजूज के मेकअप में होने का ख्याल कैसे आया? इसे कॉल खत्म करते देखकर ब्लैक जीरो ने, ये तो तय है कि याजूज मुसलमानों और खासतौर पर पाकिस्तान का खैर ख्वाह है। उसके पास मुसलमानों के खिलाफ होने वाली बड़ी और खौफनाक साजिश का राज था। इससे जाहिर है कि इसका ताल्लुक किसी और मुल्क से है और इतनी बड़ी साजिश पाकिस्तान पहुंचाने के लिए वो खुफिया तौर पर ही आया होगा। खुफिया रहने के लिए जाहिर है कि इसका मेकअप में होना जरूरी है वरना पाकिस्तान पहुंच ही ना सकता था। अब देखना यह है कि जब वो कैप्टन शकील के फ्लैट तक पहुंचा था तो तभी मेकअप में ही था। मेकअप में था तो इसका असली चेहरा कौन सा था और अगर वो मेकअप में नहीं था तो इस पर भी कई सवाल उठ खड़े होंगे। इमरान ने कहा, आपने जब इसकी लाश देखी थी तो क्या उस वक्त आपको अंदाजा नहीं हुआ था कि वो मेकअप में है या नहीं? आपकी आंखों ने तो खूब दूरबीन से भी ज्यादा पावरफुल है जो इंसानी दिमाग के गहराइयों में भी झांक सकती हैं। ब्लैक जो ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन शकील की हालत पर मुझे तशवीश थी और इसके होश में आते ही मुझे याजूज की तहरीर थमा दी गई थी जिसे पढ़कर मैं उलझ गया था और याजूज चूंकि हलाक हो चुका था इसलिए मैंने याजूज की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका था। इमरान ने उसी लम्हे इमरान के सेलफोन की घंटी बाज उठी तो इमरान हाथ में पकड़े हुए सेलफोन का डिस्प्ले देखा। स्क्रीन पर कैप्टन शकील का नाम डिस्प्ले हो रहा था। बड़ी जल्दी कर दी है उसने कॉल, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही सेलफोन का बटन प्रेस करके कान से लगा लिया। इमरान साहिब, दूसरी तरफ से कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी। इमरान तो मैं हूँ, फिर तुम खुद को इमरान साहिब कह सकते हो। इमरान ने कहा,
मैं आपको इमरान साहिब कह रहा हूँ, कैप्टन शकील ने कहा। ओह अच्छा, मैं समझा कि तुमने अपना तारुफ कराया है, इमरान ने कहा। बड़ी हैरत अंगेज बात है, कैप्टन शकील ने कहा। क्या मतलब? मेरा नाम इमरान है, इसमें हैरत वाली कौन सी बात है, इमरान ने कहा। मैं आपके नाम के लिए नहीं, जासूस के बारे में बता ना रहा हूँ, कैप्टन शकील ने इमरान के मखसूस अंदाज को जैसे नजरअंदाज करते हुए कहा। लेकिन इसके बारे में तो तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया है, इमरान ने कहा। आप सुनेंगे तो बताऊंगा, कैप्टन शकील ने जैसे झुलाट भरे लहजे में कहा। सेलफोन मेरे कान से ही लगा हुआ है और मेरे कान में तुम्हारी ही आवाज टपक रही है प्यारे। इमरान ने इतनी देर संजीदा रहने के बाद अब जैसे संजीदा ना होने का फैसला कर लिया था। लगता है आपकी संजीदगी खत्म हो गई है, जो आप अपने मखसूस मूड में आ गए हैं, कैप्टन शकील ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मेरी संजीदगी शुरू ही कहाँ हुई थी जो खत्म भी हो गई, इमरान ने कहा। मैं समझा नहीं, कैप्टन शकील ने हर भरे लहजे में कहा। ना ही समझो तो अच्छा है, वरना मेरी तरह तुम्हें भी किसी के लिए ठंडी आएं भरने और जलने कुड़ने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। अच्छा छोड़ें और मेरी बात सुने। कैप्टन शकील समझ गया था कि इमरान मजाक के मूड में है और अगर इसी अंदाज में बात करता रहा तो वे इसे बातों में उड़ाकर रख देगा। इससे वो फौरन संजीदा हो गया था। तो क्या इतनी देर में किसी और की सुन रहा हूँ, इमरान ने कहा। यह जूझ मेकअप में था और इसके चेहरे के पीछे से जो चेहरा बरामद हुआ है वो एक्रीमे की एजेंसी रेड कोबरा के एक एजेंट फ्रांको का है, कैप्टन शकील ने कहा। तो उसकी बात सुनकर इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। फ्रांको? क्या मतलब? इसने याजूज का मेकअप क्यों किया हुआ था, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फ्रांको को बखूबी जानता हूँ। फ्रांको ही है, क्रीमा के एक मिशन में हमारा इससे टकराव हो चुका है और फ्रांको ही वो शख्स है जिसने हमें रेड कोबरा के हेडक्वार्टर तक पहुंचाया था। और ये काम जाहिर है कि इसने तब ही किया था जब उसने इसके माइंड को अपने कंट्रोल में लिया था और वो हमें अपने साथ रेड कोबरा के हेडक्वार्टर ले गया था, जहाँ से हमने वो फाइनल हासिल की थी जिसमें पाकिस्तान का अहम राज मौजूद था जो रेड कोबरा के एजेंट पाकिस्तान के खिलाफ लॉकर से निकाल कर ले गए थे, कैप्टन शकील ने तफसील बताते हुए कहा। ये फ्रांको तो बेहद कद आवर और मजबूत जिस्म का मालिक था, जबकि मैंने बूढ़े याजूज की लाश देखी थी। ये तो वो बेहद दुबला पतला और लागर दिखाई दे रहा था, इमरान ने है भरे लहजे में कहा। आपको याद होगा जब आपने फ्रांको को ट्रांस में लिया था तो उसने आपको ये भी बताया था कि वो ब्लड कैंसर का मरीज है और हर 2 माह बाद उसे खून की ट्रांसफर करनी पड़ती है। हो सकता है कि इसका मर्ज बढ़ गया हो, इस चीज की वजह से वो दुबला और लागर हो गया हो और रेड कोबरा एजेंसी ने इसे फारिग कर दिया हो, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ हो सकता है, लेकिन फ्रांको कट्टर यहूदी है। वो हम जैसे लोगों को हला करने या फिर हमारे हाथों मर जाने को तो तैयार हो सकता है, लेकिन यहूदी लाबी को नुकसान पहुंचाने का तो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। फिर वो इतना बड़ा राज लेकर यहाँ कैसे आ गया और क्यों, इमरान ने उसे तेजी तरह है भरे लहजे में कहा। इसका जवाब तो फ्रांको ही दे सकता था, लेकिन अब तो वो अब जिंदा नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ ओके, तुम इसकी लाश ठिकाने लगाओ, मैं देखता हूँ कि ये क्या चक्कर, इमरान ने कहा और इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अब क्या नई बात हो गई, ब्लैक जीरो जो खामोशी से इमरान की बात सुन रहा था ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। कुछ ऐसा कब पाकिस्तान के स्पेशल रूम्स के स्पेशल लॉकर से B1 फाइल गायब हो गई थी। इस फाइल में पाकिस्तान के इन एजेंटों के नाम और उनका सारा अंदाज मौजूद था जो एक्रीमिया और इसराइल में तैनात हैं। चूंकि फाइल कोड्स में थी और वो कोड मेरे ही बनाए हुए थे, इसलिए हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि एक्रीमिया इस फाइल को डीकोड कर लेगा। लेकिन चूंकि इस फाइल में अहम एजेंटों के राज थे, इसलिए मैंने जब फाइल के बारे में तफ्तीश की तो पता चला कि स्पेशल रूम्स के इंचार्ज मेजर असद ने इस फाइल में चंद दूसरे नामों के एडजस्टमेंट के लिए ये फाइल निकाली थी और फाइल सर सुल्तान को भिजवाई गई थी। इस फाइल के लॉकर से निकाले जाने और सर सुल्तान को भेजे जाने की खबर लीक आउट हो गई थी और इन दोनों रिकॉर्ड रेड कोबरा के एजेंट इसी फाइल के हसूल के लिए पाकिस्तान पहुंचे हुए थे। उन्हें जब इत्तला मिली कि B1 फाइल लॉकर से निकल चुकी है और सर सुल्तान को भिजवाई जा रही है तो उन्होंने इन तमाम रास्तों को पैक्टिंग कर ली थी ताकि वो फाइल हासिल कर सकें और फिर वो इस मकसद में कामयाब हो गए। फाइल उनके हाथ आ गई और वो फाइल लेकर निकल जाने में भी कामयाब हो गए थे। मुझे जब फाइल के गुम होने का इल्म हुआ तो मैंने उसे अपने अंदाज में हैंडल किया और मुझे एक क्लू मिला। इस क्लू के तहत मुझे इस बात का इल्म हो गया कि फाइल ले जाने वाले एक्रीमी एजेंट हैं जिनका ताल्लुक रेड कोबरा एजेंसी से है। चुनांचे मैंने अपने साथ अपने मखसूस टीम को लिया जिनमें कैप्टन शकील भी शामिल था। मैंने एक्रीमिया पहुंचकर रेड कोबरा एजेंसी के हेडक्वार्टर को ट्रेस करना शुरू कर दिया। रेड कोबरा एजेंसी का हेडक्वार्टर तो हमने ट्रेस कर लिया था, लेकिन हमारा इस हेडक्वार्टर में दाखिला नामुमकिन बना दिया गया था। हमारी आमद की इतला कर्नल ब्राउन को मिल चुकी थी और इसे इस बात का इल्म हो गया था कि इसके हेडक्वार्टर के मोहल्ले वकू का हमें इल्म हो चुका है। इससे उसने हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर सीट कर लिया। इत्तेफाक से हमारे हाथ रेड कोबरा का एक एजेंट आ गया जिसके नाम फ्रांको है। मैंने इसका माइंड ट्रांस में लेकर इन खुफिया रास्तों के बारे में मालूमात हासिल की जिनसे हमें हेडक्वार्टर सील्ड होने के बावजूद हम पहुंच गए थे। हमें क्वार्टर के चंद खुफिया रास्ते थे जो जेर जमीन थे। इनमें से एक रास्ते के बारे में फ्रांको जानता था। उसका माइंड चूंकि मेरी ट्रांस में था, इसलिए हमने ना सिर्फ उसके तवस्सुत से रेड कोबरा के हेडक्वार्टर में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, बल्कि उनके जरिए हमने कर्नल ब्राउन के ऑफिस में भी धावा बोलाकर इस पर काबू पा लिया था और फिर मैंने कर्नल ब्राउन का माइंड भी अपने ट्रांस में लिया और इसे B1 फाइल हासिल कर लिया था। फ्रांको ने चूंकि हमारी मदद की थी इसलिए मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया था और मुझे कर्नल ब्राउन से ज्यादा B1 फाइल की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे भी जिंदा छोड़ दिया था और फाइल लेकर अपने साथियों के साथ वापस आ गया था। जब मैंने फ्रांको का माइंड अपने ट्रांस में ले लिया था तो मुझे इस बात का भी पता चल गया था कि वो ब्लड कैंसर के आर्जे में मुब्तला है और हर 2 हफ्ते बाद इसने खून को जरूरत पड़ती है। इसकी हालत इतनी ही भी खराब नहीं थी जितनी अब थी। इस वक्त चूंकि कैप्टन शकील में सब मेरे साथ है, इससे कैप्टन शकील ने
डबल डी कैमरे से जब बूढ़े याजूज की तस्वीर ली तो उसके सामने उस फ्रांको का चेहरा आ गया था। वो मुझे इसके बारे में बता रहा था। इमरान ने इसे सारी बात तफसील से बता दी थी। और फिर तो वाकई ये बड़ी हैरानकुन खबर है कि रेड कोबरा जैसी यहूदी एजेंसी का एक यहूदी एजेंट मुसलमानों के खिलाफ होने वाली भयानक साजिश का राज लेकर यहाँ आया है। ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, और मैं फ्रांको के बारे में जानता हूँ। वो कट्टर यहूदी है जिसके दिल में सिवाय मुसलमानों की नफरत के और कुछ नहीं है। इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा, हाँ, तो फिर दाल में जरूर कुछ काला है। फ्रांको अगर मुसलमानों से इतनी नफरत करता है तो फिर इसे तो इस प्लानिंग से खुश होना चाहिए था कि पाकिस्तान और काफिरिस्तान के तमाम मुसलमानों को एक साथ हलाक करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसे क्या जरूरत थी कि वो अपनी जान हथेली पर रखकर ये राज लेकर पाकिस्तान आता। ब्लैक जूत ने हरे भरे लहजे में कहा, तुम सिर्फ दाल के काले की बात कर रहे हो, जबकि फ्रांको का नाम सुनकर मुझे तो सारी दाल ही काली दिखाई दे रही है। आखिर साथ चक्कर हो क्या सकता है? इमरान ने कहा, अगर फ्रांको जिंदा होता तो इसका मुंह खुलवाया जा सकता था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? ब्लैक जूत ने कहा, अब हम इसके भाई माजूज को चेक करना होगा, देखते हैं कि इसके रूप में कौन है। इमरान ने कहा, तो क्या मैं इमरान की ड्यूटियां लगाऊं कि वो माजूज? मेरा मतलब है कि रेड कोबरा के दूसरे एजेंट को तलाश करें जिसके पास हाफिज का दूसरा हिस्सा है। ब्लैक जीरो ने कहा, नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अगर ये कोई गेम है और हमें इस गेम का हिस्सा बनाया जा रहा है तो फिर माजूज भी याजूज की तरह ही जल्द सामने आ जाएगा। इमरान ने सोचते हुए अंदाज में कहा, गेम? कैसी गेम? ब्लैक जीरो ने चूंक कर कहा, अभी मैं इस गेम को कोई नाम नहीं दे सकता। जब तक ये तस्वीर वाज़ेह नहीं हो जाती उस वक्त तक ये गेम एक गेम है जो रियल भी हो सकती है और फेक भी। इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो सर हिलाकर खामोश हो गया। उसी लम्हे इमरान के सेल फोन की एक बार फिर घंटी बज उठी तो इमरान ने चूंक कर डिस्प्ले देखा और फिर वो उछल पड़ा। पीरो मुर्शिद? क्या मतलब? पीरो मुर्शिद को मुझे कॉल करने की क्या जरूरत पेश आ गई है? इमरान ने हर भरे लहजे में कहा। तो पीरो मुर्शिद का सुनकर ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा, क्योंकि इमरान जिसे पीरो मुर्शिद कहता था वो कर्नल फरीदी था। इमरान ने फौरन सेल फोन ऑन किया और कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम या पीरो मुर्शिद, मैं आपका मुरीद अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बजहाने खुद बल्कि बुधाने खुद बोल रहा हूँ। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मेरे आला समात में मुझे कॉल करके जो सादत बख्शी है, इसलिए मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो आई उनकी कॉल। कभी हम अपने सेल फोन को और कभी हम उनके नंबर को देखते हैं। फोन का बटन प्रेस करके इमरान ने सेल फोन कान से लगाते हुए नॉन स्टॉप बोलते हुए कहा, वालेकुम सलाम, कैसे हो बरखुरदार? दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। अल्लाह का एहसान है, और कुछ देर पहले मुझ पर जो गनूदगी और सॉरी कबीद की तारी थी, आपकी आवाज़ सुनकर, मुबारक आवाज़ सुनकर ख़त्म हो गई है और मेरे जिस्म में खून की बंद शरियानें खुद ब खुद खुल गई हैं और मेरे जिस्म के साथ साथ मेरा दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। आप ये समझ लें कि आपकी आवाज़ सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए हैं। अब मजबूरी यह है कि हर इंसान के 14 तबक होते हैं, अगर 15 भी 20 भी होते तो शायद वो सब भी रोशन हो जाते। इमरान ने तेज़ होते हुए लहजे में कहा, खुदा की पनाह, तुम इतना तेज़ बहा कैसे बोल लेते हो? कर्नल फरीदी ने हर भरी आवाज़ में कहा। कहा पीरो मुर्शिद, आपकी आवाज़ सुनकर मेरे 14 तबक जरूर रोशन हुए हैं, लेकिन साथ ही मेरी जुबान पर लकनत आ जाती है और मैं कहना कुछ चाहता हूँ वो कह कुछ जाता हूँ, वरना मुझ में इतनी अकारत, मेरा मतलब है कि इतनी जसारत कहाँ कि मैं अब हार्ट स्टोन जैसी शख्सियत के सामने जुबान भी खोल सकूँ। इमरान ने कहा। तो ब्लैक जरूर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया, जबकि दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी के गहरे सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे इमरान की बातें सुनकर वो ये सोच रहा हो कि सब कुछ कहने के बावजूद इमरान वाकई उसके सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं रखता। अच्छा, कहाँ हो तुम? कर्नल फरीदी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। वहाँ जहाँ खुद भी मुझे अपनी खबर नहीं है। इमरान ने कहा। क्या मतलब? कर्नल फरीदी ने चूंक कर कहा। अगर मैं आपको अपना मतलब बताना शुरू कर दूंगी कि आपके सर में दर्द हो जाएगी और फिर आप शिकायत करेंगे कि ये आदमी है या घन चक्कर जो अपनी अजीम शख्सियत के सामने मुझे घन चक्कर बनते हुए काफी नरम, मेरा मतलब है कि शर्म आती है। इमरान ने कहा। तो कर्नल फरीदी एक बार फिर तवील सांस लेकर रह गया। मैं इस वक्त तुम्हारे फ्लैट में मौजूद हूँ, अगर वक्त हो तो मुझसे आकर मिल लो। कर्नल फरीदी ने कहा। तो इमरान चुप पड़ा। मेरे फ्लैट में? लेकिन मेरा तो काफिरिस्तान में कोई फ्लैट नहीं है और ना ही आपने मुझे कभी काफिरिस्तान में तोहफे में कोई फ्लैट देने की पेशकश की थी। इमरान ने हर बड़े लहजे में कहा। मैं पाकिस्तान में हूँ नॉनसेंस, और तुम्हारे फ्लैट में हूँ ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ तुम्हारा खाला दाद और कैप्टन हमीद भी हैं और सुलेमान बेचारा और हमारी खिदमत पर लगा हुआ है। कर्नल फरीदी ने कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार अपने सर पर हाथ पीटना शुरू कर दिया था। मतलब आप अपने साथ मेरे किराए के फ्लैट में मेरा कबाड़ वबार करने के लिए पूरा लाओ लश्कर के साथ आए हुए हैं? इमरान ने कासिम के अंदाज में कहा। हाँ, तुम्हारा कबाड़ा करने के लिए हम भी आगाज करेंगे जब तक तुम मुकम्मल तौर पर कबाड़ में तब्दील नहीं हो जाते और तुम्हारा दिवालिया नहीं निकल जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कैप्टन हमीद की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल फरीदी के शायद लाउडर पर लगाया हुआ था, इसलिए वहाँ मौजूद कासिम और कैप्टन हमीद भी इनकी बातें सुन रहे थे। कोई बात नहीं, मेरा जितना भी कबाड़ा होगा उसका सारा हर्जाना मेरा खालाजाद पूरा कर देगा। अलबत्ता मैंने अगर तुम्हारा कबाड़ा किया तो फिर तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। क्यों खालाजाद? इमरान ने पहले कैप्टन हमीद से और फिर कासिम से मुखातिब होकर कहा। हाँ खालाजाद, तुम अपने फ्लैट में तो आओ, तुमसे मिलने के लिए मेरी रूह बेकरार हो रही है। जब तक मैं तुम्हारे गले नहीं लगा लेता मुझे चैन नहीं आएगा। कासिम की आवाज़ सुनाई दी। बस तो फिर मेरी नन्ही मुन्नी हड्डियों का अल्लाह ही हाफिज़। इमरान ने करा कर कहा। तो दूसरी तरफ ना सिर्फ कर्नल फरीदी बल्कि ब्लैक जीरो भी हंस पड़ा। अब तुम्हारे हो या हम जाएं? कर्नल फरीदी ने कहा। पीरो मुर्शिद का हुक्म हो और मैं ना आऊं ऐसा तो किसी हिजाब, मेरा मतलब है कि किसी किताब में नहीं लिखा है। मैं अगर हाथों के बल चलकर ना आ सका तो अपनी टांगों पर जरूर चलकर आऊंगा। आप बस 10 मिनट इंतजार करें।
10 मिनट तक मैं होऊंगा और आप होंगे और फिर ये सुहाना मौसम होगा जो लहक लहक कर हमारे पुराने जमाने के गीत सुनाएगा। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ कनर अफरीदी एक बार फिर हंस पड़ा। ओके, मैं 10 मिनट से ज्यादा तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम 10 मिनट से 1 मिनट पहले पहुंचते हो या 1 मिनट बाद, कनर अफरीदी ने कहा और फिर उसने अल्लाह हाफिज कहकर रब्ता खत्म कर दिया। ये क्या, कनर अफरीदी यहाँ क्यों आया है? ब्लैक जू ने हर लहजे में कहा। सुना तो है तुमने कि वो मेरा कबाड़ा करने के लिए आए हैं और मेरा कबाड़ा करने के लिए उनके साथ मेरा काला जात भी काफी है, इमरान ने कहा। तो बाकी ब्लैक जीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। फिर भी उनका यहाँ आने का मकसद क्या हो सकता है? ब्लैक जीरो ने कहा। कबाड़ा करने से बड़ा उनका और क्या मकसद हो सकता है? इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो समझ गया कि इमरान खुद भी कनर अफरीदी की आमद के बारे में नहीं जानता कि वो यहाँ क्यों आया। ओके, जाने से पहले ये तो बता दो कि माइकल ने जो तहरीर सेंड की है इससे किसी नई बात का पता चला है या नहीं? इमरान ने कहा। नहीं, सब कुछ वैसा ही है जो उसने पहले बताया था, इसमें कोई नई बात नहीं है, ब्लैक जीरो ने कहा। ओके, अब पहले मैं फिरोज मुर्शिद से मिलूं, फिर देखते हैं कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैंने टाइगर की भी ड्यूटी लगा रखी है, हो सकता है कि वो ये पता लगाने में कामयाब हो जाए कि याजूज के रूप में रेड कोबरा का एजेंट फ्रांको पाकेशिया कब और कैसे पहुंचा है और वो लोग कौन है जो इसके दुश्मन बने हुए हैं। शायद इससे ही कोई ऐसी क्लू मिल जाएगी जिससे तस्वीर वाज़ा हो जाए, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दी और इमरान ने उसे चंद हदायत दी और फिर उसे अल्लाह हाफिज कहता हुआ ऑपरेशन रूम से निकलता चला गया। कुछ देर बाद वो अपने फ्लाइट की तरफ उड़ रहा था जहां कनर अफरीदी, कैप्टन हमीद और कासिम मौजूद थे। इमरान बदसुर उलझा हुआ था कि कनर अफरीदी को इस तरह अचानक पाकिस्तान आने की क्या जरूरत थी। अगर कोई बात होती तो वो फोन पर भी इससे बात कर सकता था, लेकिन कनर अफरीदी के इस तरह अचानक पाकिस्तान आने और वो भी सीधा इमरान के फ्लैट में आने, इमरान के न जाने क्यों अजीब सी उलझन होने लगी थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कनर अफरीदी इसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया है। ये एक हॉल नुमा कमरा था जिसके वस्त में एक बड़ी सी टेबल लगी हुई थी। टेबल के गिर्द 10 कुर्सियां रखी हुई थी, लेकिन इस वक्त इनमें से बेशतर कुर्सियां खाली थी। वहां सिर्फ 3 अफराद मौजूद थे, जिनमें 2 मर्द और एक नौजवान औरत थी। मर्दों में एक उधर उम्र शख्स कर्नल ब्राउन था, जबकि दूसरा शख्स नौजवान और बेहद मजबूत जिस्म का मालिक था। लड़की भी बेहद हसीन थी और इसके बाल अखरोटी रंग के थे और जब इसके कांधों तक तरशे हुए थे। नौजवान मर्द और लड़की वहाँ पहले से ही मौजूद थे, जबकि उधर उम्र कर्नल ब्राउन अभी अभी वहाँ आया था। आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? कर्नल ब्राउन ने उन दोनों की तरफ बारी बारी गौर से देखते हुए कहा। नहीं, हमें आने में क्या मसला हो सकता है? दोनों ने एक साथ जवाब दिया। गुड, कर्नल ब्राउन ने कहा। आपने हम दोनों को स्पेशल कॉल करके बुलाया है? नौजवान ने कहा। हाँ, मुझे तुम दोनों को एक अहम जिम्मेदारी सौंपनी थी, कर्नल ब्राउन ने कहा। कैसी जिम्मेदारी? लड़की ने चूम कर कहा। वो समय बाद में बताऊंगा, पहले तुम दोनों ये बताओ कि अगर मैं तुम दोनों को पाकिस्तान के अली इमरान काफिरिस्तान के हॉट स्टोन कनर अफरीदी के मुकाबले पर लाना चाहूँ तो तुम दोनों में से कौन इन दोनों के मुकाबले के लिए खुद को ऐसा समझता है? कर्नल ब्राउन ने बारी बारी इन दोनों की तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं और जबल ऑन इन दोनों एजेंटों के सही मुकाबले साबित हो सकते हैं चीफ, क्योंकि हम दोनों का इमरान और इसके साथियों और कनर अफरीदी और इसके साथियों से टकराव हो चुका है, लड़की ने कहा। जैकोलिन ठीक कह रही है चीफ, मैं कनर अफरीदी से भी टकराने की हिम्मत रखता हूँ और इमरान से भी। मेरी ताकत और सलाहियत इन दोनों को जमीन चाटने पर मजबूर कर देंगे, नौजवान ने कहा, जिसका लड़की जैकोलिन ने जबल रॉड नाम लिया था। मैं भी इमरान और कनर अफरीदी को नाको चने चबवाने का हौसला रखती हूँ, जैकोलिन ने कहा। गुड शो, फिर तुम दोनों तैयार हो जाओ। इमरान और कनर अफरीदी को अपने जाल में फंसाने के लिए जाल फैला दिए हैं, कर्नल ब्राउन ने कहा। जाल में कुछ समझी नहीं चीफ, जैकोलिन ने हर भरे लहजे में कहा। जाल के बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता मैं इन दोनों को 2 अलग अलग मकामात पर बुलाना चाहता हूँ ताकि एक को तुम और दूसरे को जबल और कंट्रोल कर सके। मैं चाहता हूँ कि जैकोलिन इमरान और इसके साथियों और जबल और कनर अफरीदी और इसके साथियों को हलाक कर दे। इन दोनों पावर एजेंटों के हलाक होते ही एक तो हमारा इनसे पुराना बदला पूरा हो जाएगा और इन दोनों ताकतों एजेंटों की हलाकत का क्रेडिट हमें, मेरा मतलब है कि हमारी रेड कोबरा एजेंसी को मिल जाएगा और फिर रेड कोबरा एजेंसी पाकिस्तान काफिरिस्तान के खिलाफ जो मंसूबा बना रही है इसमें मुदाखलत करने वाला कोई नहीं रहेगा, कर्नल ब्राउन ने कहा। पाकिस्तान काफिरिस्तान के खिलाफ मंसूबा? कैसा मंसूबा? जबल और ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह यहूदी काज का सबसे बड़ा और इंतहाई पावरफुल मंसूबा है। अभी इस मंसूबे के राज के इंकशाफात का वक्त नहीं आया है। पहले तुम दोनों अपना अपना टास्क पूरा कर लो, तो फिर मैं तुम्हें इस सारे मंसूबे की तफसील से आगाह कर दूंगा, जिसे सुनकर तुम दोनों खुशी से नहाल हो जाओगे, कर्नल ब्राउन ने कहा। कहीं काफिरिस्तान और पाकिस्तान की तबाही का मंसूबा है? अगर ऐसा है तो ये बात पाकिस्तान की तबाही तक तो ठीक है, लेकिन काफिरिस्तान तो हमारा दोस्त है, हमें इसे क्यों तबाह करना चाहते हैं? जैकोलिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें कहा है ना कि जब तुम दोनों अपना टास्क पूरा कर लोगे तो हम तुम दोनों को इस सारे मंसूबे की तफसील बता दूंगा। अब इस हिस्से में कोई बात न करना, कर्नल ब्राउन ने कड़ा कर कहा। यह चीज जैसा आपका हुक्म, जैकोलिन ने फौरन कहा। इस वक्त मेरा मकसद सिर्फ इमरान और इसके साथियों कनर अफरीदी और इसके साथियों की हलाकत है और मैंने इन्हें अपने जाल में फंसाकर 2 मखसूस जगहों पर पहुंचने का इंतजाम किया है। इन दोनों जगहों पर हमारा होल्ड होगा, एक जगह पर जैकोलिन होगी और दूसरी जगह पर जबर ऑल्ड। लेकिन तुम दोनों ने एक ही मकसद होगा कि जैसे ही वो दोनों तुम्हारे पास आएंगे, इन्हें कोई मौका दिए बगैर
हलाक कर दो और तुम दोनों ये फैसला कर लोगे कि तुम में से कौन कर्नल फ्रीदी और इसके साथियों को हलाक कर सकता है और कौन इमरान और इसके साथियों को। इसके बाद मैं तुम्हें इन जगहों के बारे में बता दूंगा जहां इमरान और कर्नल फ्रीदी अलग अलग पहुंचेंगे। कर्नल ब्राउन ने कहा, मैं इमरान और इसके साथियों को हलाक करना चाहती हूँ। खासतौर पर मुझे इमरान से एक पुराना हिसाब भी चुकाना है, जैकोलिन ने कहा, और मुझे कर्नल फ्रीदी से अपना हिसाब बबाक करना है, जेरोल्ड ने कहा। गुड शो। तो जेरोल्ड, कर्नल फ्रीदी और जैकोलिन, तुम इमरान की हलाकत के लिए खुद को तैयार कर लो। कर्नल फ्रीदी को लेकर मैंने जजीरा कुरान की तरफ आने के लिए मजबूर किया है और इमरान के लिए मैंने जजीरा हवान मुंतखब किया है। इन दोनों जजायर में मैंने सेट अप लगा दिए हैं जिनका कंट्रोल तुम दोनों के पास होगा और तुम वहाँ के इंचार्ज होगे, ताकि जैसे ही इमरान और कर्नल फ्रीदी वहाँ पहुंचे तुम अपने तौर पर उनका शिकार करके उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा सको। कर्नल ब्राउन ने कहा, सेटअप? कैसा सेटअप? जैकुलिन ने एक बार फिर हैरान होते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया है कि मैंने इमरान और कर्नल फ्रीदी को इन मखसूस जजायर पर पहुंचने के लिए उनके साथ एक गेम खेली है। इस गेम के तहत इमरान और इसके साथी जजीरा हवान की तरफ आने पर मजबूर हो जाएंगे और कर्नल फ्रीदी अपने साथियों समेत जजीरा क्रांट पहुंचेगा। जजीरा हवान पर तुम और तुम्हारी फोर्स होगी, जिसे मैंने हर तरह की सहूलत देकर वहाँ एडजस्ट कर दिया है। तुम्हें इस फोर्स को लीड करना है और इमरान और इसके साथियों के पहुंचने पर उन्हें इसे जजीरे पर हला करना है। और जेबरऑल्ड अपनी फोर्स के साथ जजीरा क्रांट में कर्नल फ्रीदी और इसके साथी का शिकार खेलेगा, जिसे जजीरा क्रांट में भी फोर्स तैनात कर दी है और ऐसा सेटअप बनवाया है कि कर्नल फ्रीदी और इसके साथी हर सूरत में इस सेटअप को खत्म करने वहां पहुंचेंगे। वहां इनका शिकार कैसे खेलना है और इन्हें कैसे हलाक करना है, इसकी सारी प्लानिंग जेरॉल्ड खुद करेगा। कर्नल ब्राउन ने कहा, यस चीफ। दोनों ने एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम दोनों मुझसे B50 ट्रांसमीटर पर राब्ता कर सकते हो। मैं तुम्हें अपने ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी नोट करा दूंगा। तुम दोनों ने अपने तौर पर कोई तैयारी करनी है तो कर लो। 1 घंटे बाद तुम दोनों को यहाँ से रवाना होना है। यहाँ से एक हेलीकॉप्टर जैकोलिन को जजीरा हवान के लिए ले जाएगा, दूसरा हेलीकॉप्टर जेरॉल्ड को जजीरा क्रांट। ये कर्नल ब्राउन ने कहा, यस चीफ, हम 1 घंटे तक लौट आएंगे। जैकोलिन ने कहा। तो कर्नल ब्राउन अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसे उठते देखकर जैकोलिन और जेरॉल्ड भी उठकर खड़े हो गए और फिर पहले कर्नल ब्राउन मीटिंग रूम से निकलकर बाहर गया और उसके बाद जैकोलिन और जेरॉल्ड भी बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। इसी के साथ हम अपने नॉवल के दूसरे हिस्से का इख्तिताम करते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या ये जो इमरान और कर्नल फ्रीदी के खिलाफ साजिश हो रही है, क्या ये इनमें कामयाब हो पाएंगे यहूदी? क्या जैकोलिन इमरान को ख़त्म कर पाएगी और क्या जेरोल्ड कर्नल फ्रीदी को ख़त्म करने में कामयाब हो पाएगा? इस सब को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अगली वीडियो तक। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।